सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का नोटिफ़िकेशन कभी भी आ सकता है और इसके लिए प्रिपरेशन आपकी पहले से चल रही होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एकदम एग्ज़ाम पास में ही नोटिफ़िकेशन जैसे ही आ जाता है उसके बाद में एक-एक दिन आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तो इस टाइम पे ज़रूरत है आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करने की। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं हमेशा से आपको रिकमेंड करता आया हूँ कि पंडित्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अच्छा है। यहाँ पे आपको एकदम जेन्युइन कंटेंट मिलता है, एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट मिलता है, हर तरीके की हर लेवल की तैयारी आपकी हो जाती है। तो वीकली मॉक टेस्ट पंडित्स कराते हैं, तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। फ्री रहता है इनका वीकली मॉक टेस्ट, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पिछले 2 मॉक के डिस्कशंस मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था दिल्ली में, लेकिन फाइनली वी आर बैक। और क्योंकि हम दिल्ली में वापस आ चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अब हमें मॉक के डिस्कशन कराने हैं। लेकिन आज के मॉक के डिस्कशन में हमने कुछ खास रखा है। आज अब तक आपने देखा था, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इंग्लिश का डिस्कशन करता था। लेकिन आज अपन इंग्लिश का तो डिस्कशन करेंगे ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है, करना ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इंग्लिश के साथ साथ में जो बाकी के 3 सब्जेक्ट होते हैं अपन इसको भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे ही मैं ये बात कहता हूँ तो आप में से हो सकता है काफ़ी सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करें इस चीज़ को लेके मेरे लिए कि अरे अब आप मैथ्स पढ़ाने चले, रीजनिंग पढ़ाने चले या जीएस पढ़ाने चले। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है, ना तो मेरे को कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना है, ना मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और इंग्लिश से 100% सैटिस्फाइड हूँ इंग्लिश पढ़ाने से। फिर मैं ये मॉक टेस्ट के सारे सब्जेक्ट क्यों डिस्कस करा रहा हूँ? देखो, मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ और मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं और एक बच्चे का दर्द मैं भी समझता हूँ। इस टाइम पे जैसे ही सेक्शनल टाइमर आया है, तो हमारे जितने मैथ्स वाले गुरुजी हैं, उनमें एक अलग तरीके का कि भई 12 मिनट में सॉल्व कर दो, 11 मिनट में सॉल्व कर दो, 10 में कर दो, 15 में कर दो, 8 में उड़ा दो, 5 में उड़ा दो। ये सब दौड़-भाग चल रही है। और वहाँ पे गलती भी नहीं है। हर कोई आके, एक भी मैथ्स का टीचर अगर ये कहता है कि यार 15 मिनट में नहीं हो पाएगा, तो उसके सामने एक ये ऑब्वियस सी बात है कि यार तुम टीचर होके नहीं कर पा रहे, हम बच्चे होके कैसे करें? ऐसा तो आएगा ही आएगा। बट मैं, क्योंकि मैथ्स मैंने पढ़ा है पुराने टाइम पे जब पेपर दिए हैं, तो आज भी मेरे को मैथ्स की कुछ-कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ-कुछ क्या काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। और कहीं न कहीं मेरा और जो आपका लेवल है वो एकदम मैच कर रहा होगा एक हद तक, कि जिस तरीके से मैं मैथ्स को देखता हूँ उस तरीके से आप देखते हो। तो एक एस्पिरेंट के तौर पे मैं आपको कह सकता हूँ कि यार ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं स्किप करता। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करता। अगर आपकी जगह मैं होता तो इस क्वेश्चन में मैं इस वाली अप्रोच से जाता। तो मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि आप इस डिस्कशन को देखें और इस डिस्कशन में आपको ये नहीं सीखना है कि सारे क्वेश्चंस को कैसे कर देना है, या मैं हर क्वेश्चन की आपको बेस्ट अप्रोच की बात करने वाला हूँ। एग्जाम के लिए क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, मैं उस चीज की बात करने वाला हूँ। ठीक है? कि जब एग्जाम देने आप बैठो तो वहां पे किस तरीके से ये डिसाइड करो कि यार इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। कैसे हम डिसाइड कर पाए? क्योंकि आपको पता है 15 मिनट में अगर 25 क्वेश्चन हमें करने, तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को करने के लिए 36 सेकंड हमें मिलते हैं। और 36 सेकंड अगर हमें मिल रहे हैं और हम चाहते हैं कि 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 25 क्वेश्चन को सही कर दो आप, या 25 के 25 क्वेश्चन को आप बेसिकली टिक कर दो, लेकिन 25 के 25 क्वेश्चंस को देख तो लो। क्योंकि ऐसा ना हो कि पहुंच पाए 20वें क्वेश्चन तक, लास्ट के 5 इतने आसान क्वेश्चन थे कि अगर छूट गए तो आपका नुकसान है। तो एटलीस्ट हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें आर्ट ऑफ स्किपिंग आनी चाहिए, कि कम से कम हम 25 के 25 क्वेश्चंस को एक बार देख पाएं, हमें ये रिग्रेट ना रहे कि यार ये वाला छूट ही गया। तो छूटना नहीं चाहिए कुछ। और ये करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिसको हम 20 सेकंड से भी कम में निपटा पाएं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि 40-45 सेकंड तक निपटेंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 1 से 1.5-2 मिनट तक लगा देंगे। इस चीज को बैलेंस हम तभी कर पाएंगे जब अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन है तो उस मुश्किल क्वेश्चन को देखते ही हमें ये समझ आ जाए कि यार ये क्वेश्चन हमें स्किप करने की जरूरत है। तो एक एस्पिरेंट के तौर पे या एक टीचर के तौर पे भी अगर आप कहें, तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं, उनमें ऐसा क्या मुझे दिखाई दे कि मैं इनको स्किप कर दूं, हम इन चीज़ों पे बात करना चाहेंगे। तो प्लीज़ डोंट क्रिटिसाइज मी। अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं देखना है तो आप सीधे इंग्लिश वाले पार्ट पे पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं एक बार पूरा पार्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? और स्टार्ट करने से पहले भाई आपको बता देता हूँ, टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इंग्लिश के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। फ्री में बहुत सारा कंटेंट मिलता है, पीवाईपी डिक्शनरी से लेके मैं कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ।
फ्री में पीवाईपी डिक्शनरी मिलती है। ये एक ऐसा फीचर है यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए हैं, कितनी बार आया है, किस तरीके से आया है, फोटो से लेके सब कुछ रिलेट करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डेली वोकैब बूस्टर आपको मिलता है, डेली एडिटोरियल मिलता है ऑडियो एक्सप्लेनेशन के साथ में। किसी भी वर्ड पे क्लिक करो उसका मीनिंग दिखाता है। एआई टेस्ट है, ग्रामर का सेक्शन है जो कि एक यूनिक सेक्शन है अपने आप में। बहुत सारे फ्री बैचेज आपको मिलते हैं, जैसे सिलेक्शन सीरीज पूरी लिस्टेड उस पर मिल जाएगी आपको। टॉपर्स वोकैब का बैच मिल जाएगा। रिवॉर्ड्स एंड कॉइन्स का सिस्टम है, डेली स्ट्रीक का सिस्टम है। ई बुक लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे ई बुक्स आपके अपलोडेड हैं। ठीक है, सो आ जाइए भाई, शुरुआत करेंगे। और अपन शुरुआत करेंगे जैसे एग्जाम में होती है ना, रीजनिंग से। पहले रीजनिंग करेंगे, मैथ्स करेंगे, फिर इंग्लिश पाएंगे और लास्ट में जीएस है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प का पता लगाएं। तबला, मृदंगम, घटम और वायलिन। अब देखो, ये क्वेश्चन रीजनिंग से ज़्यादा जीएस का है मेरे हिसाब से। अगर आपको पता है कि ये सब क्या है, किस तरीके से है, तो आप आसानी से मार्क कर पाओगे। और अगर नहीं पता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही स्किप कर दो। अगर आपको नहीं पता है ना मृदंगम क्या है, देखो एक तो क्या हो सकता है, जब ऑड वन आउट का क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारे बच्चे इनमें देखेंगे कि वोवल है कि नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, अगर हिंदी और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे हिंदी में लिखा मिले, तो इसका मतलब है कि आपको ना इस लेटर्स पे काम नहीं करना है। क्योंकि ट्रांसलेशन अगर दे दिया तो इसका मतलब है अगर लेटर्स पे काम करना होता तो हिंदी वाले बच्चे को तो नहीं कर पाएगा वो। इसका मतलब है ऐसे क्वेश्चन में कभी भी ये मत मैच करने लग जाना कि किस लेटर, मतलब किस वर्ड में कितने वॉवल्स थे, कितने कॉन्सोनेंट्स थे, किस नंबर पे वॉवल था, किस नंबर पे कॉन्सोनेंट था, या इनका सम क्या बन रहा है। समझ रहे हो, जैसे आता है ना ऑड वन आउट में कई बार कि वर्ड्स का आपको सम करके देखना होता है कि कितने बन रहे हैं, या फिर किसी में तीन तीन होते हैं, बाकी सब में वॉवल्स एक में चार हो जाएंगे। तो इसमें इस तरीके का नहीं है, इसमें मीनिंग पर बेस्ड है। तो तबला हो गया, मृदंगम हो गया, घटम हो गया, वायलिन हो गया। तबला वायलिन को देख के आप आसानी से पहचान जाओगे कि ये दोनों ही वाद्य यंत्र हैं बजाने वाले। मृदंगम और घटम अगर आपको पता है तो आप आंसर मार्क कर पाओगे, अगर नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप आपको करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, तबला, मृदंगम, घटम ये बजाने वाले यंत्र हैं, और ये जो वायलिन होता है ना, इसमें वायर होते हैं, जो तार वाला होता है ना, वो है। तो इसमें यही एक अलग यंत्र है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको पता है तो ही आप ये आंसर कर पाएंगे, अगर नहीं पता है तो फिर इसमें रीजनिंग कितनी भी लगा लेना काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस तुरंत देखते ही आपको स्किप करने चाहिए अगर आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ब्रेन को अगर ये लिख रहे हैं तो कैमल को क्या लिखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो बी से देखेंगे, सबसे पहले यही ध्यान जाएगा कि बी को वाई लिखा है, यानी कि उल्टा करके लिख रखा है। बेबी याद रखते हैं ना, बी को वाई, ए को जेड, है ना। आर को आई लिखते हैं, इंस्पेक्टर आपको याद होगा। ठीक है, तो आर को आई लिख रखा है। अब हम इतना ही देख के एक एक हमें टर्म पे नहीं जाना है, और बीच में कुछ लेटर्स भी हैं, तो मैं ये मान लूंगा कि इन दोनों को लेटर के फॉर्म में लिखा है, लास्ट में एन का उल्टा एम है। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो सी को एक्स लिख रखा है, एकदम सही बात है, हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ए को एक लिख रखा है, यानी कि दूसरे लेटर को उल्टा करने का सवाल नहीं है, क्योंकि उल्टा करते तो एक ही जगह पे यहाँ पे जेड होता ऑप्शंस में, एक भी ऑप्शन में जेड नहीं है। यानी कि ए को एक लिखा है, इसका मतलब है कोई ऐसा पैटर्न है जो शायद हम डिकोड नहीं कर पाए अभी तक। इसका मतलब है कि हमने देखा बी को उल्टा कर रहे हैं, आर को उल्टा कर रहे हैं, ए को एक लिख रहे हैं। अब बी में और ए में डिफरेंस क्या है, ए आपका वोवल होता है, बी आपका कॉन्सोनेंट होता है, ये तो डिफरेंस है, और तो कुछ है नहीं, दोनों ही इंग्लिश के अंदर आते हैं। इसका मतलब है जो वोवल है उसकी तो संख्या लिख दी, ठीक है, जैसे ए की लिख दी एक, और आई की लिख दी तीन। अच्छा, मैं ये भी समझना पड़ेगा, आई वैसे तो 9 नंबर पे होता है, तीन क्यों लिखी है। अब तीन इसलिए लिखी है, क्या 9 का हम रूट ले रहे होंगे तो हर एक वॉवल का रूट तो ले नहीं पाएंगे भाई। ए ई आई ओ यू ये आपके होते हैं, हर एक का नहीं ले पाएंगे ना। जैसे ई का ही नहीं ले पाएंगे, 5 का रूट क्या बनेगा, कोई नंबर नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है ए पहला होता है, ई दूसरा होता है, आई तीसरा होता है, यानी कि वॉवल के हिसाब से देखें तो ये 3 नंबर पे ये हमने यहाँ पे ले रखा है। तो ए आपका पहला है, यानी कि एक्स बनाएगा, सिंपल सी बात है। लास्ट में आपका एल है, ये तो वोवल नहीं है, एल का उल्टा क्या बनेगा, जब एम का एन बनता है तो एल का ओ बनेगा, ओ बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। ई आपका कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे लास्ट में 2 आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए लॉजिक तक पहुंचना कैसे, एक एक लॉजिक एलिमिनेट होता जाएगा, अगले लॉजिक को देखते जाओ, और किस तरीके से आपको सोचना है क्वेश्चन को देख के, ये जरूरी है सबसे ज्यादा। देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो बी के बाद में सी आ रहा है, 1 का गैप है, सी के बाद में ई आ रहा है, 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है। अब आप देखोगे ये तो कोई सीरीज बनी नहीं कि पहले 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप। आपको ना सीधे नंबर्स दिखने चाहिए, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो गैप वाली सीरीज बन नहीं पा रही है। 2 3 5 7 क्या बनते हैं आपको पता ही है, 2 3 5 7 सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं भाई, ये अभाज्य संख्या है। दो दो भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, तो एक तो अभाज्य भी है। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बेसिकली ऑड इवन वाला नहीं लग पाएगा, क्योंकि 2 जो है इवन नंबर है। ठीक है, तो ऑड इवन लग नहीं पाएगा, तो सिर्फ क्या लग पा रहा है, अभाज्य वाला लग पा रहा है। तो 7 के बाद में अगली अभाज्य कौन सी आती है, 11 आती है, 11 कौन सा होता है, के होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लॉजिक पर पहुंचे कैसे? सबसे पहले मेरा दिमाग उसी पे जाएगा कि यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, सीरीज नहीं बन पाई। सीरीज उस तरीके से नहीं बन पाई है तो दूसरा क्या है, हम कुछ और देखेंगे कि हमने यहाँ पे देखा क्या वोवल वगैरह का कुछ बन रहा है, तो वो भी नहीं है कि 2 वोवल आ गए फिर एक कॉन्सोनेंट फिर एक वो, मतलब पहले 2 कॉन्सोनेंट आ गए फिर एक वोवल आ गया फिर एक कॉन्सोनेंट आ गया, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो फिर हमें बेसिकली संख्याओं पे ऑपरेट करते हुए एक विषम का आपके मन में आएगा, सम और विषम का, लेकिन क्योंकि बी आपका 2 नंबर पे तो सम विषम आपका यहीं कहीं टूट जाएगा लॉजिक। ठीक है, तो फिर हम किस पे जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाज्य वाज्य पे हम चले जाएंगे। ठीक है, तो वो हमें देख लेना चाहिए। तो आप इस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो देखो इसमें कोई टीचर का कोई रोल ही नहीं है, आपका रोल है सीधा सीधा, लेकिन अप्रोचेज आपकी काम करती हैं। ठीक है, अप्रोचेज कैसे काम करती हैं, जैसे ये पूरा का पूरा एड्रेस है, आपके एग्जाम में भी आपको इस तरीके से दिखाई देगा। जल्दी अगर आपको बढ़ना है ना तो फटाफट से ना, जैसे ही जहाँ जहाँ नंबर्स हैं, नंबर्स आपको क्लियर कट दिखाई देंगे, तो नंबर्स का डिफरेंस आपको देख लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक डिफरेंस क्लियर दिख रहा है कि ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा, आपको हमेशा ना सेंटेंस की लेंथ का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो भी, जैसे यहाँ से देखा आपने, जो ओरिजिनल है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसका मतलब है देखो इसमें यहाँ से ए से शुरू हो रहा है, यानी कि इस वाले से थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। ये आपको अनयूजुअली कम दिख रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा आपका इजीली। अब 2 ऑप्शन है आपके पास में, पहले वाला और ये वाला, इनको फटाफट से आप चाहें तो मिला सकते हैं। इनमें ये डिफरेंस लग रहा है आपको, यहाँ पे कॉमा दिखाई दे रहा है, ये वाले की जगह पे, और यहाँ पे वो है, तो ओरिजिनल में देखा आपने हाइफन लग रहा है, तो हाइफन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्टीमेटली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आपको कुछ सिखा दिया, अप्रोच देखनी है आपको कि किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से अप्रोच कर सकते हैं। अगर सारे एक एक सेंटेंस को ना मैच करने निकल जाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप किस सेंटेंस को सीधा सीधा, किस ऑप्शन को सीधा सीधा एलिमिनेट करोगे, उसके लिए कुछ कुछ अप्रोचेज आपको देख लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी पार्ट होता है। आगे देखें, इसमें आप यहाँ पे नंबर पे भी देख लेते हैं कि नंबर भी क्लियरली गलत दिखेगा। देखो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ज़्यादातर आपके लेटर्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स में डिफरेंस आप कम कर पाओगे क्योंकि एक जैसे वर्ड्स हैं चारों की चारों लाइन में। अगर इंग्लिश के वर्ड्स में कम डिफरेंस कर पाओगे तो आपको वो चीज़ें चाहिए जो हाईलाइट होकर उभर के आपके सामने आएंगी, क्योंकि उनमें डिफरेंस देखना आपके लिए ईजी होगा। और वो क्या चीज़ें उभर के आ रही हैं, तो या तो नंबर्स उभर के आएंगे, या जो कैपिटल में चीज़ें वो आएंगी, या फिर आपकी जितने भी आपके जो पंक्चुएशन है वो उभर के आएगी एकदम से। ठीक है, तो पंक्चुएशन जैसे ये तुरंत दिख गया मुझे कि यहाँ कॉमा है और इन तीनों में हाइफन था, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला आपका क्वेश्चन ये देखो, क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है, और ये फिर पूरा एक तरीके से इक्वेशन टाइप दे दिया और पूछा गया है कि Q जो है वो T से कैसे संबंधित है। सबसे पहले यहाँ पे ना एक जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि आप ये निकाल दोगे कि T कैसे संबंधित है और Q कैसे संबंधित है, दोनों अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया T जो है वो Q से कैसे संबंधित है, तो T क्या है वो बताना पड़ेगा। और अगर ये बताया पूछा जाए कि Q जो है वो T से कैसे संबंधित है, तो फिर हमें ये निकालना है कि Q अपने आप में क्या चीज है। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हमें क्या है, T से Q का रिश्ता निकालना है कि Q क्या लगेगा। अगर मैं ये निकालना होता कि Q से T की तरफ आते तो हम रिवर्स ऑर्डर में आना चाहिए था, लेकिन अब हमें T से Q की तरफ चलना है। तो इस पूरे इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है, T यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, यानी कि हमें यहाँ से इस तरीके से ही जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हैज वाला चिन्ह आपका क्या दिखा रहा है, तो हैज वाला दिखा रहा है सिस्टर है, यानी कि ये जो इसमें देखेंगे जो पहले वाला है ना, बी इज द सिस्टर, तो टी जो है वो सिस्टर है, आप ये मान सकते हैं। आगे एक ही सिस्टर है। दूसरा क्या है, एंड वाला चिन्ह, एंड कह रहा है कि बी इज द सन, यानी कि बाद वाला जो सन है, यानी कि ये जो है वो सन है आर का। अब आर और एंड, ये जो डॉलर वाला निशान है, ये क्या कह रहा है कि बी इज द हस्बैंड, यानी कि ये आर जो है ये क्या है, हस्बैंड है, तो क्यू क्या बनेगा, बेसिकली इस हस्बैंड की वाइफ बनेगी, तो यानी कि ये इनके बेटे बेटी हैं, तो ये क्या बनी, माँ बनी, माँ बनी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक ऑप्शन ये भी कर सकते थे आपके, एक ट्री बनाते जाते साथ में, वो भी पॉसिबल होता है, लेकिन वो बिगिनर्स के लिए होता है। आप जिस लेवल पे ऑलरेडी अगर मॉक लगा रहे हो, 26 की तैयारी कर रहे हो, तो यू नीड टू बी साफ। ठीक है, आपको साफ रहना पड़ेगा कि यहीं के यहीं आप देखते जाएं कि टी और एस का देखा तो ये भाई बहन हो सकते हैं या बहन बहन हो सकते हैं, हम ये तो पक्की बात है। फिर अगला हमने जैसे ही देखा तो ये पता है कि टी पक्का बहन है ना। जैसे हमने अगला देखा तो आर और एस का रिलेशन देखा, जिनके बीच में एंड आ रखा है, तो एंड को देखते हमने देखा कि बी इज द सन, तो सन है यानी कि ये तो बेटा है, यानी कि ये बेसिकली माँ बाप हो सकते हैं। आर जो है या तो माँ होगी या बाप होगा। फिर हमने ये डॉलर वाला देखा, डॉलर कह रहा है कि बी हस्बैंड है, यानी कि आर जो है वो हस्बैंड है। ध्यान रखना है, अगर यहाँ ए हस्बैंड लिखा होता तो ये पिता हो जाता, यहाँ पे लिखा हुआ बी हस्बैंड यानी बाद वाला हस्बैंड है, बाद वाला हस्बैंड है, यानी कि आर हस्बैंड है। अगर आर हस्बैंड है तो ऑब्वियस सी बात है
कि ये इसकी पत्नी होगी, पत्नी होगी यानी कि इन बच्चों की माँ होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि 7-15 है। ये कह रहा है एक्चुअली में ना, ये अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन होता है। इसमें क्या कह रहा है, ये जिस तरीके से, जो इस तरीके से, इसका भी इस तरीके से मैं संबंध बताना है। ऐसे क्वेश्चंस में ना एक जो सबसे कॉमन इशू आपके साथ में आ सकता है वो आ सकता है कि आप इनमें ना सीरीज बनाने लग जाओगे। ध्यान रखना, सीरीज का ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे जो रिलेशन इसके बीच में होगा एग्जैक्ट वही रिलेशन इन दोनों के बीच होगा, और एग्जैक्ट वही रिलेशन हमें इसके बीच में निकालना है। जैसे यहां से देखेंगे 7 और 15 का रिलेशन सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, 7 का डबल 14 प्लस 1 15। यहाँ पे भी अगर यही करेंगे तो 9 का डबल 19 प्लस 1 20। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा यहाँ पे गुना 2 करके प्लस 1 कराए, यहाँ पे गुना 2 करके प्लस 3 कराए, तो क्यों ना यहाँ पे गुना 2 करके प्लस 4 कर दें, या प्लस 4 नहीं 1 3 5 कर दें। लेकिन आप ये तो सीरीज बना रहे हो, आपको ध्यान रखना आपको सीरीज नहीं बनानी है। जो एग्जैक्ट रिलेशन इसका है वही एग्जैक्ट रिलेशन इसका होगा, वही एग्जैक्ट रिलेशन इसका होगा। हमें सीरीज फॉर्म नहीं करनी है, और ये सीरीज फॉर्म करने वाला जो गलती होता है ना, ये अक्सर करके बच्चों से होता है, तो आपको इस चीज से बचना है। अब हमें एग्जैक्ट लॉजिक पर जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचना होता है, तो ये जो डबल करके एक करने वाला लॉजिक है ये काम नहीं करेगा। अब दूसरा क्या है भाई, 7 से अगर इसमें जाना है तो हम डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस किसका है, 8 का है। तो यहाँ पे अगर 8 का डिफरेंस लेते तो 9 8 17 होते, यानी कि 8 वाले डिफरेंस वाला भी काम नहीं कर रहा है कि कॉमन डिफरेंस हो जाए। दूसरी चीज क्या काम कर सकती है, क्या हम स्क्वायर की तरफ जाएं तो 49 से 15 का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, 81 से इसका भी कोई रिलेशन नहीं बनना है, ना उल्टा करके ना सीधा बन के। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, और क्या होगा, हम डबल से काम नहीं चला। देखो डबल में ये भी ज्यादा था, डबल में ये भी ज्यादा था, तो क्या हम ट्रिपल की तरफ जाएं, क्योंकि दोनों ही कम रहेंगे। तो ट्रिपल में अगर जाएंगे तो 7 तिया 21 माइनस 6 है, 9 तिया 27 माइनस 6 है, बन गई बात। बात बन गई, तो 3 तिया 9 माइनस 6, 3 9 में से 6 गए तो 3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको रीजनिंग सिखा नहीं रहा हूं, मैं एग्जैक्टली आपको ये बता रहा हूं कि एक एस्पिरेंट के रूप में अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट क्यों इस लॉजिक पर पहुंच रहा हूं, मैं किन किन लॉजिक्स को क्यों एलिमिनेट कर रहा हूं, ये मेरा काम है। क्योंकि मैं कोई रीजनिंग का टीचर नहीं हूं, मैं आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूं, और एक एस्पिरेंट होते हुए मैं किस तरीके से प्रोसीड करूंगा फटाफट से देखेंगे। एक तो ये उल्टा सीधा होना है, इसका मतलब है ये बन सकता है, एक ही ऑप्शन बन रहा है और तो कोई बन ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला उल्टा होना है ना, जैसे यहाँ पे हो रहा है तो वैसे भी इस वाले बॉक्स में ये उल्टा आना चाहिए। ये वाला नहीं बन सकता है, ये वाला सीधा ही हो रहा है, ये वाला नहीं बन सकता है, एक ही ऑप्शन बचा, यही करेक्ट आंसर है। ये हमारा लक था कि हम पहली बार में पहुंच गए। हो सकता है पहली बार में हम ये सोचते कि यहाँ पे गोला आना चाहिए, अगर गोले वाले लॉजिक से जाते तो आप कहते ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, फिर हम इसको सोचते और इसको सोचते। ठीक है, लेकिन बाई चांस मुझे, क्योंकि ये सारे में जितनी ज्यादा आकृति हैं वो अपने आप में एम्प्टी आकृतियां, खाली हैं, कलर्ड नहीं है। सिर्फ एक ही फॉर्म थी जो कलर्ड थी सबसे पहले, इसीलिए मुझे यही स्ट्राइक करा है। भाई डार्क है तो उभर के आएगी ना कोई भी चीज सामने। सबसे ज्यादा स्ट्राइक आपको इस पूरी की पूरी आकृति में क्या कर रहा है, यही कर रहा है, बिकॉज ये क्या है, एक पूरा फील्ड है, फील्ड फॉर्म है, इसका मतलब है ये ज्यादा हमारी आंखों को आकर्षित कर रहा है। इसीलिए सबसे पहले मेरा ध्यान इसी चीज पे गया। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब सीरीज के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से हो सकता है कि पहले में 2 प्लस हो, तीसरे में 3 प्लस हो, चौथे में 4 प्लस हो। 10 से 30 जा रहे हैं यानी कि 3 गुना हो रहा है। अगर यहाँ पे हम 3 गुना कर देंगे तो 90 जाएंगे, 90 का 3 गुना 270 हो जाएगा, यानी कि 3 गुने वाला लॉजिक हमारा नहीं लग पाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 20 का गैप है। अगर यहाँ पे 20 का गैप है और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 92 का गैप है। यार किस तरीके से चीजें जाएं कि कुछ यहाँ ऐड हो, कुछ यहाँ हो, फिर 92 पे हम पहुंच पाए। अच्छा, एक चीज जो मुझे ऑप्शन से दिखाई दे रही है वो 48 है, यानी कि जो इसके बीच में गैप होगा यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 बनेगा। अगर 8 से 30 पे जाएंगे तो यूनिट डिजिट 2 बनेगा, और फिर से 2 बन रहा है, यानी कि ये डिफरेंस वाला ना काम नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूं इनमें से कोई भी आंसर होता, अगर मुझे सीरीज बनानी है और मैं डिफरेंस के हिसाब से चल रहा हूं, तो ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं सीरीज के हिसाब से चल रहा हूं तो 10 से 20 का गैप है। यहाँ पे मुझे नहीं पता कितने का गैप है, यहाँ पे भी नहीं पता कितने का गैप है, लेकिन यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है 92 है। यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन आता तो ये 8 आ रखा यूनिट डिजिट, यानी कि जो भी गैप होता उसका यूनिट डिजिट 8 होता। 8 से फिर 30 पे जाना है, यानी कि जो यूनिट डिजिट आएगा वो 2 आएगा। अब आप सोचो क्या इसमें कोई सीरीज ड्रॉ कर पाओगे, पहले 8 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। आई डोंट थिंक ये डिफरेंस वाले गैप पे बेस्ड सीरीज हो भी सकती है। एलिमिनेट कैसे करना है आपके लॉजिक्स को, कहीं एक ही लॉजिक में फंस के ना रह जाओ। ठीक है, तो अगले लॉजिक पे हम क्या जाएंगे, ये 10 है, ये आपका 30 है, ये 130 है और ये 225 है। अब देखो ये टोटल आपकी 5 टर्म्स हमारे सामने दे रखी हैं। ठीक है, अब 10 से 30 पे जा रहे हैं,
गुना वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा है, डिफरेंस वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा है, तो फिर हम स्क्वायर क्यूब पे जाएंगे। स्क्वायर भाई यहाँ पे पास में क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि 3 के स्क्वायर में 1 प्लस कर रखा है। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, तो 5 के में 5 प्लस कर रखा है। 6 का स्क्वायर आपका कितना होता है 36, कुछ x प्लस कर रखा होगा। 36 में के पास में 48 बन सकता है, तो 12 प्लस, तो कुछ जच नहीं पा रही है बात कि 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस, आई डोंट थिंक स्क्वायर से भी बन पाएगा। ठीक है, और वो भी हम कब जा रहे हैं कि यहाँ पे तो हम 3 का ले रहे हैं, यहाँ पे 5 का ले रहे हैं, फिर 6 का ले रहे हैं, या 7 का लें, या 8 का लें, क्या लें, तो इसका मतलब है कि नहीं बन पा रही है। इसके अलावा फिर हम अगले पे क्या जाएंगे, क्योंकि डिफरेंसेस ना काफ़ी हैं, पहले 20 का डिफरेंस है, फिर कुछ है, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 92 का डिफरेंस आ रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो इसका मतलब है क्यूब पे जाके देख ले एक बार। अगर क्यूब पे जाते हैं तो ये किसके पास है, आप पाओगे 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि 2 का क्यूब प्लस 2। 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब प्लस 3, तो ये भी 4 का क्यूब प्लस 4, यानी कि 68 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 का क्यूब प्लस 5 है, और 6 का क्यूब प्लस 6 है, 216 होता है 6 का क्यूब। ठीक है, अगर आपको क्यूब्स वगैरह फिंगर टिप्स पे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको जो लॉजिक्स मैंने सोचे उतने लॉजिक सोचने की जरूरत भी पड़ती, क्योंकि अगर आपको क्यूब याद है ना, तो आपको सीधा 216 दिखना चाहिए, 125 दिखना चाहिए यहाँ पे, तो आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, ये देखो मिरर का क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक इसमें टीचर का या किसी भी व्यक्ति का कोई भी रोल होता है रीजनिंग में। ठीक है, इसमें तो सिंपल आपको देखना है, जो पास वाला है ना, हमेशा इधर से ना चल के आपको इधर से चलना चाहिए मिरर में, क्योंकि जैसे इसको मिरर करोगे तो 2 जो है 3 की तरफ मुड़ा होना चाहिए, 2 जो है 3 की तरफ मुड़ा हुआ है, 3 की तरफ मुड़ा हुआ है। 3 जो है 6 की तरफ होना चाहिए, 3 जो है 6 की तरफ है, इसमें नहीं है, ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। 6 जो है वो 3 की तरफ होना चाहिए, 3 की तरफ है, 3 की तरफ है, 3 की तरफ है। ठीक है, एच जो है वो 6 की तरफ होना चाहिए, एच जो है 6 की तरफ नहीं है, एच जो है 6 की तरफ है, एच जो है 6 की तरफ है। सी जो है वो एच की तरफ होना चाहिए, सी एच की तरफ है, सी एच की तरफ है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये एच और डब्लू वाला एक जो दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है कि एच जो है वो डब्लू के अपोजिट होना चाहिए, ये एच डब्लू की तरफ है, ये एच डब्लू की तरफ है, ये भी एच डब्लू की तरफ है। अगर हम इधर से जाते तो शायद और जल्दी हो जाता, ठीक है, हमारे लिए। लेकिन मेरी अप्रोच फिर भी यही रहेगी कि इधर से जाओ, क्योंकि थोड़ा सा पास वाले जो लेटर्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए आसान होता है। ठीक है, वैसे एच से ये क्लियरली हमें हो रहा था। एक काम हम हमेशा ये भी कर सकते हैं रीजनिंग का, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक देखो कि कहाँ पे चीज़ें एकदम से अलग सी दिख रही हैं, तो जैसे ये अलग सा दिख रहा था, इसको हम एलिमिनेशन में यूज़ कर सकते थे। जो चीज़ें हमें एकदम डिफरेंट सी दिखे ना, उनको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और हमेशा मिरर मिरर इमेज के क्वेश्चन में यही वाला देखना, लेटर्स हों या वो भी, कि कौन सी चीज़ का मुंह किसकी तरफ खुल रहा है। ठीक है, तो उससे हम जल्दी आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखो दिए गए अक्षरों में से प्रत्येक को एक संख्या दी गई है, अक्षरों को एक संख्या दे दी गई है। ठीक है, इन संख्याओं को निम्नलिखित 4 संभावित व्यवस्थाओं में से वह विकल्प चुने जिसमें एक सार्थक शब्द बनता है। ठीक है, यानी कि देखो अल्टीमेटली ना पहले आपको शब्द सोच लेना चाहिए कि क्या बन सकता है, उसके बाद में हमें सोचना चाहिए। MOLNE। ठीक है, सो लेमन मैन और मेलन, लेमन से बनाएंगे यानी कि ए इससे शुरू होगा, मेलन से बनाएंगे तो यानी कि 6 से शुरू होगा, 6 से एक भी शुरू नहीं है, तो मेलन वाला ऑप्शन हटा देते हैं, लेमन वाला देख लेते हैं। ठीक है, सो एल के बाद में ई, यानी कि 1 5 बन रहा है। ठीक है, LEM, तो ये रहा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेमन, LEMON। ठीक है, लेमन, लेमन और मेलन 2 ऑप्शन में आपको दिमाग में आए होंगे। ठीक है, देखो अब ये डिक्शनरी का है, कोई आपको ये सब नहीं सिखा सकता, आपको स्पीड करनी पड़ेगी। स्पीड कैसे लाओगे, आपको ना ऑप्शन एलिमिनेशन पे चलना चाहिए। अब आपको पूछा है बेसिकली कि जिस ऑर्डर में वो सही अपियर होंगे ना, वो BLA, अब देखो ये BLO है, ये बाद में आएगा, ये BLA, ये BLI है, आई पहले आएगा, ओ बाद में आएगा। ठीक है, यानी कि लास्ट, और ये BLO है, यानी कि 2 और 6 लास्ट में होंगे, और उससे पहले आपका बेसिकली क्या होगा, 5 होगा, यहाँ पे 5 होना चाहिए, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। 2 और 6 में से अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक में 6 लास्ट में, एक में 2 लास्ट में, तो BLOS है, BLOC है, इसका मतलब है BLOS लास्ट में होगा, तो ये करेक्ट आंसर है। अब देखो एक ऑप्शन ये हो सकता था कि आप सारे BLA पे अटके रह जाते, लेकिन मैं BLA पे नहीं अटका। मैंने देखा BLA 3 में, एक में BLO है, एक में BLI है, और एक में एक और BLO है। BLO बाद में आएगा, BLI पहले आएगा, इसका मतलब है कि 6 और 2 जो है वो पीछे रहेंगे, और बीच में 5 आना चाहिए। बीच में 5 वाले ये ऑप्शन मिल गए थे हमें, 2 ऑप्शन हमारे यहीं से एलिमिनेट हो जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद में बस BLO को कंपेयर करना था कि BLOC पहले आएगा या BLOS पहले आएगा, तो BLOC पहले आएगा, C पहले आएगा, यानी कि 6 वाला पहले, 2 वाला लास्ट में। दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आगे अब ये बेसिकली क्या है, फोल्डिंग का है। अब देखो फोल्ड करा है, पहले इसको ऐसे कर दिया, फिर इसको ऐसे कर दिया। अब जब भी इसको खोलेंगे तो इसी ऑर्डर में खुलेगा, तो इसका डुप्लीकेट यहाँ बनेगा, इसका डुप्लीकेट यहाँ बनेगा, और जब इसको ओपन करेंगे इसका डुप्लीकेट यहाँ बनेगा। ठीक है, और ये जो ये वाला है इसका डुप्लीकेट बेसिकली
यहाँ बनेगा और इसका डुप्लीकेट यहाँ बनेगा। तो इस तरीके की जो इमेज है वो आपको ढूंढ लेनी चाहिए। सबसे पहले इन दोनों का, अच्छा ये वाले का भी बनेगा और इस वाले का भी बनेगा, तो यहाँ पे भी रहेगा एक, है ना, इस तरीके से रहेगा। तो ये वाला ढूंढ लेना चाहिए। सबसे पहले ये देखेंगे, इसमें नीचे एक ही बॉक्स है, ये गलत हो जाएगा, नीचे भी दो हैं, ये भी दो हैं, ये सिमिलैरिटी। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, ऑप्शंस में इवन यहाँ पर ज़्यादा ना भी सोचें ना, तो मिरर इमेज में वही आपका आंसर सही होता है जिसमें बेसिकली एक तरीके से सिमिलैरिटी आ रही हो, यानी कि एक पैटर्न आपका फॉलो हो रहा हो। अगर पैटर्न नहीं बनेगा, जैसे ये देखो, ये पैटर्न बना रहा है, लेकिन क्या ये पैटर्न बना रहा है, ऊपर दो है नीचे एक, हो ही नहीं सकता, पैटर्न ही खराब हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे पैटर्न बन रहा है कि इसका नीचे ये आ गई मिरर, इसका नीचे इधर ये आ गया, यहाँ पे देखो पैटर्न खराब हो जा रहा है कि ये बड़ा ये छोटा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो इनका तो बना ही नहीं पाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एक ये भी अप्रोच आप लगा सकते हैं कि एक तरीके से मतलब कुछ एक ना सर्टेन पैटर्न ड्रॉ करना है आपको। 64 और 8 का रिलेशन पूछा है, 52 और किसका रिलेशन बनेगा ये पूछा है। 8 8 64 होते हैं, लेकिन 52 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इससे हम नहीं जा सकते हैं। और 64 से कैसे जा सकते हैं, 64 में ये जो गैप है ये 4 का है, 4 का गैप गुणा 2, तो इसमें 3 का गैप है, गुणा 2 करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में। ठीक है, अच्छा 4 का नहीं, 2 का ही तो गैप है, 2 का गैप है और उसका क्यूब है फिर तो ये। ठीक है, तो 3 का गैप है, उसका क्यूब, 27 आंसर हो जाएगा। 4 का गैप समझ लिया था मैंने पहले गलती से। ठीक है, तो इसीलिए गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो जल्दी जल्दी देखेंगे ना, तो आप थोड़ी सी ये सिली मिस्टेक्स भी आपसे हो सकती हैं, जैसे मेरे से भी हो रही है। ठीक है, अब देखो ये आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा सा ना समझना होता है आपको अपने दिमाग से। कहा गया है कि एक स्थिति का वर्णन कर रहा है, जो आपको सही जवाब लगे वो आपको करना है। मैं हिंदी पढ़ना ज़्यादा उचित समझता हूँ, इसीलिए हिंदी में पढ़ लेता हूँ। एक कर्मचारी काम के बहुत ज़्यादा तनाव से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव है एक कर्मचारी को। मैनेजर उसे छोटे छोटे ब्रेक लेने और काम के बोझ को धीरे धीरे संभालने का सुझाव देता है। मैनेजर एकदम सही बात कह रहा है कि छोटे छोटे ब्रेक ले और काम को धीरे धीरे संभालने की कोशिश कर। लेकिन कर्मचारी क्या कर रहा है, सब कुछ एक ही बार में जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता है। ऐसे में तो ये तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप ही एक कर्मचारी हैं। टीचर कह रहे हैं कि भैया धीरे छोटे छोटे ब्रेक लो और एक एक करके सिलेबस को निपटाते जाओ, लेकिन आप कह रहे हैं नाना जी सारा एक साथ कर ले जाऊंगा, तो ऐसे में सब हौच पौच हो जाएगा। ऐसे में बेसिकली सबसे सही विकल्प क्या होगा, तनाव को नजरअंदाज करें और बिना रुके काम करते रहें, फालतू मारे जाओगे भाई, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरा, मैनेजर की सलाह माने और काम के बोझ को धीरे धीरे संभालें, एकदम सही बात है, मैनेजर ने सही बात कही थी, सही बात कही थी, तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। तुरंत नौकरी छोड़ दें, छोड़ के भागना इज नेवर अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा कैफीन का सहारा लें, वो सूखी कॉफी फूंकनी है क्या आपको, ये काम नहीं करने होते हैं कि नींद आ रही है तो सूखी कॉफी फूंक लो, ये गलत है ना, तो वो काम नहीं करना है। आगे देखेंगे, क्रोम को ये लिखा गया है, तो इस ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। अब देखो सी को एच लिख रहे हैं, सी आपका 3 होता है, एच आपका 8 होता है, 5 का गैप आ रहा है, एच आपका 8 होता है, पी आपका 16 होता है, 8 का गैप आ रहा है, आर से आर 1 का गैप आ रहा है, तो गैप वाला नहीं बन पा रहा है। अगर नहीं बन पा रहा है तो लेटर और नंबर्स का इसमें रोल नहीं है, तो एक बार उल्टा करके अपन देख सकते हैं। उल्टा करके देखेंगे तो सी से जेड पे जा रहे हैं, यानी कि अपन -2 करने पे ए पहुंचेंगे तो -3 कर रहे हैं। ठीक है, एच से आई ई पे जा रहे हैं, तो यानी कि -3 कर रहे हैं, यानी कि बात बनते आ रही है, तो यही वाली बात बनानी है हमें। ओ से बेसिकली पीछे जाएंगे 15 से 12, यानी कि एल लास्ट में आना चाहिए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। आर बेसिकली कितना होता है, 18 होता है, हाँ नहीं नहीं, हाँ 18 होता है आर। आर अगर 18 होता है तो 15 पाएंगे नहीं, यानी कि ओ आएगा यहाँ पे। और ए बेसिकली आपका क्या है, तो ए से माइनस में जाएंगे तो एक्स पे जाना चाहिए हमें, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अब ऑफिस असिस्टेंट की एक जॉब निकली है, जिसकी जो पात्रता है वो ये है कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए और कम से कम 6 महीने तक काम करने को तैयार होना चाहिए। अब बताया गया है कि रोहित जो है, जो कि 22 साल का है, उसने कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरा किया है, यानी कि 21 साल पूरी है और ग्रेजुएशन पूरा है। हालांकि उसे कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान नहीं है, यानी कि जो एक आपकी वो है पात्रता वो नहीं है, इसका मतलब है आपको एप्लीकेशन क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे ये भी कहा गया कि 4 महीने काम कर सकता है, 2 पात्रताएं पूरी नहीं कर पा रहा है, तो मामला एचआर को भेजें। क्यों भेजना है जब पात्रता ही नहीं है, भाई पात्रता होती और उस पात्रता में कुछ डिबेटेबल होता तो हम एचआर को भेजते। आवेदन अस्वीकार करें, करेक्ट बात है। उम्मीदवार का अंतिम चयन करें, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। चुने ताकि आप कंप्यूटर का कौशल जल्दी सीख सकें, ऐसा कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, यही इंग्लिश में यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन। जो इंग्लिश वाले पढ़ना चाहते हैं इसको इस तरीके से देख लेना। देखो, आप कहोगे इंग्लिश का मास्टर हिंदी में क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व कर रहा है। भाई मैंने जीवन में जब जब पेपर दिया था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं हिंदी में ही पढ़ता था। हिंदी में पढ़ना ज़्यादा फ्लुएंट लगता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। उस शब्द को चुना है जो समूह के अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता हो। अगेन जीएस का क्वेश्चन है भाई,
अब इन्फ्लुएंजा, डेंगू, खसरा, तपेदिक, जब भी बीमारियां ऐसे आती हैं तो उसमें एक ही ऑप्शन बनता है आपका, कौन सी बीमारी है जो कि वायरल वाली है और कौन सी बैक्टीरियल वाली है। ठीक है, अगर आपको पता है कि इनमें से क्या क्या वायरल है और क्या क्या बैक्टीरियल डिजीज है तो आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादातर यही बनता है कि कौन से तार वाले हैं और कौन से बिना तार वाले हैं, और इसमें भी आपका वायरल वाला ही बनता है जब भी ऑड वन आउट आएगा। ठीक है, तो आपको पता ही है डेंगू वायरल है। ठीक है, मीजल्स आपका क्या है, खसरा, ये भी वायरल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा भी वायरल है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी आपका बेसिकली क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। इसका मतलब है कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वायरल होते हैं। अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं जानकारी है तो ऐसे क्वेश्चन को तुरंत छोड़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देता है तो डॉक्टर क्या देता है, दवाई भी देता है, ट्रीटमेंट भी देता है, हॉस्पिटल तो नहीं देता और पेशेंट नहीं देता है। 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते हैं। अब टीचर नॉलेज, डॉक्टर को मेडिसिन से कनेक्ट करेंगे, ट्रीटमेंट से। देखो, नॉलेज इज अ थिंग, और जैसे टीचर अगर हम कहते हैं कि टीचिंग करता है तो हम कह सकते थे कि डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है। लेकिन टीचर एक चीज इंपार्ट करता है तो डॉक्टर दूसरी चीज क्या इंपार्ट कर रहा है, तो मेडिसिन इंपार्ट करता है। तो मेडिसिन इज अ बेटर ऑप्शन। अगर मेडिसिन नहीं होता तो ट्रीटमेंट को लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि लॉजिक मेरे को ऐसा लगता है कि टीचर का काम क्या है, टीचिंग करना, तो फिर डॉक्टर का काम क्या है, ट्रीटमेंट करना, तो ये काम को डिफाइन करता है। लेकिन टीचर दे क्या रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो डॉक्टर दे क्या रहा है, मेडिसिन दे रहा है। ठीक है, सो इस लॉजिक से आप कहोगे कि मेडिसिन इज अ बेटर ऑप्शन। बाकी ट्रीटमेंट भी चल जाता अगर मेडिसिन ऑप्शन में नहीं होता। नाउ एक और स्टेटमेंट अजम्पशन के क्वेश्चंस हैं इन्फरेंस वाले। ये देखो, इस इन्फरेंस वाले क्वेश्चंस मैं इसलिए भी कर पाता हूँ इजीली, मैं इंग्लिश में जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे इन्फरेंस भी पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, और मेंस के बैच में तो स्पेशली इसके हम सेशंस लगाते हैं अलग से, ये इन्फरेंस वाले क्वेश्चंस। इवन मेरे को ध्यान है 2022 का जब मेंस हुआ था तो बहुत सारे 2022 के मेंस में इन्फरेंस के क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग में, तो बहुत सारे जो हमारे मेंस के स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने आते ही ये रिव्यू दिया था कि सर आपने जो इन्फरेंस वाला पार्ट पढ़ाया था ना वो रीजनिंग में काम आ गया हमारे। ठीक है, तो वो इसीलिए मेरे लिए ये आसान हो जाता है। स्टेटमेंट कहता है कि जितने भी इंप्लॉइज हैं, ऑल इंप्लॉइज टू बी सेलेक्टेड फॉर द सीनियर मैनेजर पोजीशन मस्ट हैव एटलीस्ट 10 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। कहा गया है कि जो सीनियर मैनेजर पद पर चुना जाएगा कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए और मजबूत नेतृत्व कौशल भी आवश्यक है। यानी कि 2 चीजें रिक्वायरमेंट हैं। ठीक है, अब पहली इन्फ्रेंस ये है कि एन एम्प्लॉय विथ 10 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल विल बी सेलेक्टेड। अब देखो थोड़ा सा ना हमें ये मॉडल वर्ब्स का यहाँ पे पता होना चाहिए। विल बी सेलेक्टेड का मतलब है वो सेलेक्ट होगा, यानी कि विल थोड़ा सा किसकी तरफ हमें लेके जाता है, तो आप कहोगे सर सर्टेनिटी की तरफ। ठीक है, तो कोई भी चीज को सर्टेन बताने के लिए हम विल वगैरह का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैनेजर के पद पे सेलेक्ट होने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि भैया आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मजबूत नेसल मतलब नेतृत्व करने का कौशल भी आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर ये दोनों चीजें हैं तो क्या आप पक्का सेलेक्ट हो जाओगे? जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, सीजीएल के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और बेसिकली आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस अच्छे होने चाहिए। लेकिन मान लो आपके पास ये सारी चीजें हैं तो क्या आप सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं, सब नहीं सेलेक्ट हो सकते ना, कुछ सेलेक्ट होंगे। तो सर्टेनिटी का केस नहीं बनेगा। यहीं पे अगर पॉसिबिलिटी होता, यहीं पे ये होता कि मे बी सेलेक्टेड, इसका मतलब है कि ये सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे विल भी है, सो वी शुड अवॉइड दिस। ठीक है, हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये सर्टेनिटी का सेंस आ रहा है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर यहाँ पे विल बी की जगह पे मे बी होता तो ये आपका इन्फ्रेंस निकाला जा सकता था, अदरवाइज नहीं। इसके आगे कह रखा है कि सीनियर मैनेजर के रूप में चयन के लिए केवल 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना ही पर्याप्त नहीं है। सही बात है, सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा आपका कौशल भी होना चाहिए, नेतृत्व कौशल भी होना चाहिए। इसका मतलब है सेकंड वाला जो है ना वो पक्का सही है। तो यानी कि कौन सा वाला, ओनली इन्फ्रेंस टू फॉलोज, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे हो? इस तरीके से आप देख सकते हो। देखो ये विल बी वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें फंसेंगे और वो बोथ वाला लगा के आ जाएंगे। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर एक हमने पैरामीटर लगा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैरामीटर जिसने फॉलो कर लिया वो सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सिलेक्शन कुछ सर्टेन लोगों का होगा, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कभी भी सर्टेनिटी नहीं बन सकती है। ठीक है, नाउ आगे इसमें कहा है कि अगर इसको अरेंज करें डिक्शनरी के फॉर्म में तो सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, तो बी आर ए सब में बी आर ए सी, बी आर ए एन, बी आर ए के, बी आर ए वी। तो ऑब्वियस सी बात है सी पहला आएगा, के सेकंड आएगा, एन ये, तो बी आर ए के वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला है पी क्यू आर एस टी यू। ये गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, जैसे गोलाकार देखे मेज बना दो। ठीक है, और उनके मुख केंद्र से विपरीत दिशा में, यानी कि इधर आपको फेस करवाना है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। क्यू जो है वो डब्लू के बाईं और दूसरे स्थान पर है, यानी कि अगर यहाँ पे डब्लू है तो डब्लू का बाईं कहाँ है, क्योंकि इधर देख रहा है, यानी कि इधर फेसिंग है तो बायां इधर हो जाएगा, तो एक बीच में कोई और रहा होगा। ठीक है, और तो क्यू आपका क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है,
P जो है वो Q के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, यानी कि एक यहाँ पे रहा होगा, दूसरा यहाँ पे रहा होगा, और फिर आपका क्या रहा होगा, P रहा होगा, क्योंकि बाईं ओर की ही बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसके बाद में हम पहुंचते हैं S W के ठीक दाईं ओर है। S जो है वो W के ठीक दाईं ओर है, बिल्कुल ठीक है। और S अच्छा दाईं ओर चौथे स्थान पर है, दाईं ओर चौथे स्थान पर है, यानी कि पहला स्थान, दूसरा स्थान। एक बार संख्या भी गिन लेनी चाहिए, कितने लोग थे टोटल, 8 लोग थे ना। ठीक है, 8 महिलाएं। तो एक डब्लू था आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 हमारे पूरे हो चुके हैं। तो एस का अगर हमें देखना है तो 1 2, अच्छा बाईं ओर देखना है, कहाँ था, एस डब्लू के ठीक दाईं ओर है, अच्छा सही लिखा था ये, डब्लू के ठीक दाईं ओर है एस। ठीक है, एक लाइन मैंने मिस कर दी, यू और एस को देखने लग गया। यू जो है वो एस के बाईं ओर चौथे स्थान पे है, यू जो है वो एस के बाईं ओर, तो 1 2 3 4, ये आपका यू रहा। ठीक है, आर जो है वो डब्ल्यू और क्यू का निकटतम पड़ोसी है, तो क्यू और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी यानी कि यहाँ पे आर है, अब ये आर आ जाएगा। ठीक है, वी जो है वो डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, वी जो है वो डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, ये वी है। अब जो भी बचा हुआ है वो बेसिकली यहाँ आ जाएगा, तो कौन बचा हुआ है, तो पी आ गया, पी आ गया है, क्यू आ गया है, आर आ गया है, एस आ गया है, टी टी नहीं आया ना, तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पूछा है कि टी के ठीक दाईं ओर कौन है, तो टी के ठीक दाईं ओर बेसिकली यू है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, एस जो है वो डब्ल्यू के ठीक दाईं ओर है। देखो भाई आगे। ठीक है, देखो आगे। तो नीचे दिए गए सवालों में एक ग्रुप दिया गया है, ये वो वाले क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ऐसा है जो सेम रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखेंगे 142 1142 10, 167 2364। अब देखो पहले तो ये लगा कि यहाँ पे 42 है, यहाँ पे भी 42 है, तो लेकिन यहाँ पे 67 है, ये 64 है, लगा अलग हो सकता है, लेकिन ये 13 ये 57 है। ठीक है, तो ये क्या रिलेशन बनेगा, अच्छा लास्ट वाली संख्या छोटी है, 10 है, 13 है, 14 है, 15 है, क्या रिलेशन बन रहा है भाई। एक तो इसमें से सबसे आसान काम मुझे लग रहा है कि 1142 में से इसको हटाएंगे तो 1000 बनेगा। 1010 से कैसे रिलेटेड है, तो आप कहोगे सर इसके 3 जीरो हैं, यानी कि क्यूब बन रहा होगा, क्या ये इसमें भी फॉलो हो रहा है। तो अगर इसमें से हम हटाएंगे तो 13 का क्यूब क्या होता है, 2197 होता है ना। ठीक है, हाँ 2197 होता है भाई। ठीक है, तो क्या ये बन पा रहा है, आप कहोगे बिल्कुल, 64 ये गए और 3 यहाँ से, यानी कि 97 जा रहा है पीछे। इसके बाद में 213 और ये 14, 14 का बेसिकली क्यूब क्या होता है, 14 का क्यूब निकाल लेना, और 27 44 ये होता है भाई। देखो भाई मेरे को याद नहीं है सारे क्यूब, मैंने टीम से पूछ लिया है कि 27 44 होता है। ठीक है, 15 का मेरे को शायद याद है, कितना होता है, 3375 होता है ना, या 3575 होता है, 3375 ही होता है ना, 15 का मुझे याद है। अगर हम 175 में से इसको घटाते हैं तो बेसिकली क्या आएगा, तो 125 जाएगा, तो बेसिकली 3400 आ जाएगा, और 25 जाएगा, तो बेसिकली ये 15 वाला आ जाएगा, तो ये 15 वाला तो मैच कर रहा है, 3375। 125 जाएगा तो 3400 हो गया, और 50 जाएगा, ओके। देखो ये वाला ही मैच नहीं कर पा रहा है, अगर हम 3525 में से 175 घटा रहे हैं, तो आप सिंपल समझना मैं कैसे घटा रहा हूँ, ये 525 है, यानी कि 3400 रह जाएगा अगर हम 125 घटा देते, और इसमें से 50 और गए तो 3350 निकल के आ रहा है हमारा। तो क्या 3350 इसका क्यूब बनता है, नहीं बनता, इसका मतलब यही बना होगा। इसको कैलकुलेट करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर ये बन जाता तो मैं कह देता कि बेसिकली फिर ये नहीं बना होगा। ठीक है, अगर ये नहीं बना इसका मतलब है ये बना होगा। एक बार लॉजिक निकालना है और 3 ही ऑप्शन कैलकुलेट करना है, चौथा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रखा है इनमें से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, किसको चेंज करना है, गुना को और भाग को, है ना। तो गुना और भाग को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखो गुना आ जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। 6 को अगर बेसिकली हम 3 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा, 72 का डबल 144 हो जाएगा। तो 144 से 40 पे तो आ ही नहीं पाएंगे जोड़ घटाव करके, क्योंकि -4 ही हो रहा है बस, तो पहला तो नहीं बन सकता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो बेसिकली यहाँ भाग चला जाएगा, तो ये 18 बनेगा, यहाँ पे गुना होगा तो 3 बनेगा, 18 3 54, 54 और 5 59, 59 माइनस 1 59 माइनस 1 58, दोनों में से कोई भी नहीं बन रहा, कोई भी नहीं बन रहा है, तो आप कहोगे दोनों ही नहीं बन रहे।
ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। दोनों ही नहीं बन रहे भाई। वैसे बड़ा पुअरली डिजाइंड क्वेश्चन है, कह रखा है कि दिए गए कौन सा नहीं होगा, केवल एक नहीं होगा, केवल दो नहीं होगा, एक और ये दोनों नहीं होंगे, कि दोनों नहीं नहीं होंगे। तो पुअरली डिजाइंड क्वेश्चन है। अब देख लेना जो भी आंसर इन्होंने दिया हो सकता है कि नहीं नहीं का लॉजिक लगा के सीधे दिया हो, बट आपका अप्रोच जो है वो ये होना चाहिए। ठीक है, देखो भाई आगे एक कथन स्टेटमेंट, इसमें 150 लगा लिया करना भाई। जब हम सम का केस बनाते हैं तो 50-50 बनता है, तो ये 50 है, ये 50 है। ऑल का केस बनता है तो 100-50 बनता है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए। नो का बनता है तो 100-100 बनता है। सम में नेगेटिव होता है तो 50-100 बनता है। ठीक है, तो एक बार अगर हम इसको देखेंगे तो सम सम का बन रहा है यानी कि 50-50 है, तो 50 तो बन ही जाते सारे, लेकिन हमें ये देखना है कि वैदिक का और नाइट का रिलेशन देखना है। तो वैदिक यहाँ पे, नाइट यहाँ पे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है नेगेटिव केस बनेगा, इसमें पॉजिटिव है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे, नाइट आपका 50 है और नॉट आ रखा है, तो वैदिक आपका 100 है। वैदिक यहाँ पे 100 था, नाइट आपका 50 था, यानी कि 100-50 तो चेंज हो पा रहा है। क्या नेगेटिव रिलेशन बनेगा? आपको डेफिनेटली बनेगा, इसका मतलब है सेकंड सही है। सो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे कहा गया है कि इसमें बेसिकली देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो इसको कोई ना कोई आपको ना पैटर्न मानना है। अब ये पैटर्न जरूरी नहीं है कि एक मैथमेटिकल चिन्ह हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब सबसे पहले क्या है कि 119 से 80 पे मारे हैं। 119 कोई इसके टेबल का तो है नहीं, टेबल का नहीं है, इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए कि घटेगा, क्योंकि कम संख्या पे हम आ रहे हैं। अगर घटाने का मैं लेके चलूँ इसको, तो आप पाओगे 39 बन रहा है ये। ठीक है, क्योंकि 120 होते तो 40 होता ना। और 39 से 13 कैसे रिलेटेड है? डिवाइड बाई 3 करने पे। क्या यहाँ पे भी ऐसा हो पा रहा है? अगर 196 में से 13 में घटा रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये 183 बन रहा है, 183। 60 का 3 गुना होता है 180, तो 183 यानी 3 गुना बन पा रहा है। इसका मतलब है यही वाला पैटर्न है इसमें। 119 में से 17 जाएंगे तो 102 बनता है, 102 को डिवाइड करेंगे अगर 3 से, तो 34 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 33 होता है 99, तो 34 हो जाएगा 102। ठीक है, आगे ये भाई था रीजनिंग का सेक्शन। आई होप, देखो हो सकता है टाइम मैंने ज़्यादा लिया होगा, मैं तो कह ही नहीं रहा कि मैं 15 मिनट में कराने आया हूँ। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि किस क्वेश्चन को हमें छोड़ना चाहिए और किस क्वेश्चन को देखना चाहिए। जैसे रीजनिंग में ज़्यादातर क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। अब आपको देखना है, जैसे मान लीजिए इसमें से ये वाला क्वेश्चन था, ये अगर आपको पहली बार में लॉजिक क्लिक कर गया, जैसे हमने माइनस करके देखा, लॉजिक क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। बहुत लॉजिक लगाने जाओगे ना नए नए, तो फंसते चले जाओगे। जैसे ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाला, ये जरूर करने चाहिए, ये आप वर्बली कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन था, अगर आपको पता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आपको करना चाहिए, अदरवाइज छोड़ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको छोड़ने पड़े, स्पेशली मैथ्स में तो जरूर छोड़ने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अगर पहले आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 5 था, तो अब का जो न्यू सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस को अपन नए वाले को गोले में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 6 कर दिया गया है। और ऐसे में बेसिकली कहा गया है और लाभ प्रतिशत 25% से बढ़कर 50% हो जाता है। यानी कि पहले जो भी लाभ था, पहले लाभ था 25% का, यानी कि ओरिजिनल की अगर हम बात करें तो 4 रुपए की चीज को 5 रुपए का बेचा जा रहा था। अब यहाँ पे देखोगे ओरिजिनल एसपी इस वाले रेशियो में भी हमने 5 माना था और इसमें भी 5 माना था, ये तो मैच ही कर गया हमारा। ठीक है, यहीं पे आगे तो लाभ बढ़कर बेसिकली 50% हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये 6 है, क्योंकि नया एसपी तो हमारे इनके हिसाब से ये बन रहा था ना 6, अगर ये 6 है और ये कितने का लाभ है? 50% का। 50% क्या होता है बेसिकली? 1/2, यानी कि 2 की चीज को 3 का बेच रहे हैं, तो 6 का बेचा है तो ओरिजिनल कितने की, मतलब फाइनली जो उसका प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा? आप कहोगे 4 रहेगा। ये फाइनल वाला है, ये ओरिजिनल वाला है। और यहाँ पे भी अगर हम मिला रहे हैं तो देखोगे ये 25% था, तो यहाँ पे बेसिकली 50% चाहिए, तो इसको 6 करना पड़ेगा ना। तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर ओरिजिनल में भी 4 था और नए वाले में भी 4 है, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ है, तो 0% की वृद्धि या कमी हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो सीपी है उसमें कोई भी चेंज हमें नहीं करना पड़ेगा। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं होगा। आगे ये बेसिकली क्या है, ए और बी ने क्रम से इतने रुपए और इतने रुपए लगाकर व्यापार, यानी कि ये तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 4 महीने बाद ए ने ये कर दिया, बी ने अपने घटा दिया और 5वां भाग निकाला बी ने, तो वर्ष के अंत में पूछा। अब देखो वर्ष का अंत यानी कि 12 महीने, एक 4 महीने बाद में कुछ चेंजेस हुए, तो 4-4 महीने के वो देखेंगे, तो 4 महीना एक, फिर अगले 4-4 के 2 और, यानी कि हम इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। यानी कि एक पार्ट तक ए ने कितने लगाए? 30, तो यानी कि 3 इसका, बी ने कितने लगाए? 50, तो यानी कि 5 इसका।
अगले 2 पार्ट तक ए ने क्या है 1000 मतलब 10,000 और ऐड करें तो ये 40 हो जाते हैं। तो आप आसानी से कहोगे कि 4 और ये 2 भाग तक इसने काम किया तो 4 गुना 2, यानी कि आप सीधे यहाँ पे 8 लिख सकते हो। बी ने क्या करा कि 1/5 निकाला, यानी कि 50 में से 1 निकाल लिया, यानी कि क्या बचा 40 बचा। 40 को 2 तक लगाया तो यानी कि इसका भी 8 आया। यहाँ पे देखोगे 8 और 3 11 इसका बन रहा है, 8 5 13 इसका बन रहा है, 11 13 24 होते हैं। तो किसका पूछा है, ए का पूछा है, तो 11 के टेबल का होगा 11 दूनी 22, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि 24 दूनी 48 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 11 के टेबल का ही आंसर आपका बनेगा, कोई और नहीं। अगला देख लेते हैं। साइन एक्स और कॉस 2x + 30 बराबर है। भाई साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, जब इन दोनों के जो आगे एंगल हैं उनका योग 90 डिग्री हो जाए, तभी तो बराबर होते हैं, अदरवाइज तो बराबर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो जब इनका योग 90 डिग्री होता है तो ये बराबर हो जाते हैं। तो अगर ये बराबर होंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो इसका मतलब है x हो गया प्लस में 2x हो गया प्लस में 30 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 90 आएगी। तो 90 से 30 60 पे चला गया। ठीक है, तो 3x बराबर 60 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 20 डिग्री। यही आपका सीधे सीधे करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधे वर्बली भी इनको कैलकुलेट कर सकते हो। सिंप्लीफाई मांगा है और n का वैल्यू बेसिकली यहाँ पे पूछा है, ये ना n इसकी पावर होगी। ठीक है, n इसकी पावर है। तो देखो दो ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, यहाँ पे जो 5 है वो रूट में है और यहाँ पे जो 5 है वो बिना रूट के है। तो या तो इसको रूट में ले आएंगे और या फिर इनके रूट हटा देंगे। अगर इनके रूट हटाएंगे तो यहाँ पे 5 की पावर 3 आएगी, डिवाइड बाई 5 की पावर 4 बराबर 5 की पावर n। अब यहाँ पे भी अगर हम डिवाइड करके इस तरीके से इसको देख रहे हैं तो 5 की पावर 3 को 4 से इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो -1 आ जाएगा ना, जब भाग करते हैं तो पावर घट जाती है, तो 5 की पावर -1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि डिवाइड कर रखा है यहाँ पे, है ना। अगर इसको उल्टा भी जाते हैं ना तो ये कर लेते कि इसको √5 की पावर 6 डिवाइड बाई √5 की पावर 8 बराबर √5 की पावर 2n, ऐसे ही तो करते। तो हम कहते -2 है बराबर 2n, तो n बराबर क्या हो जाता है -1। ठीक है, इस तरीके से आंसर कर देते हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। ये देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूला पता है तो इसको देखने की जरूरत है, अगर नहीं पता है ना तो सीधे बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाइए। अगर फॉर्मूला पता है तो रुकिए, नहीं तो सीधे आगे बढ़ जाइए। ये क्वेश्चन या तो अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट नहीं करना है तो ये 2 से 3 सेकंड में स्किप कर देना है, तभी टाइम आप बचा पाओगे ऐसे क्वेश्चंस में, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता है। वैसे इसने क्या पूछ रखा है, L1 और L2 को पैरेलल बता रखा है। अब पैरेलल चेक करने के लिए हमें स्लोप की जरूरत होती है, स्लोप निकालना आपको आना चाहिए। जैसे अगर हम ये ए की वैल्यू पूछी है ना इसने, पैरेलल बता के ए की वैल्यू पूछी है, तो हम आसानी से ये कह सकते हैं अगर L2 का देखें तो स्लोप, देखो दो चीजें पैरेलल कब होंगी, एक लाइन का स्लोप यूं है और एक का स्लोप यूं है, तो क्या ये पैरेलल है, नहीं भाई। पैरेलल ये तब होंगी जब इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों बराबर हो जाएं, तभी तो पैरेलल होंगी। तो अगर L2 की क्योंकि वैल्यू पता है तो इसका स्लोप निकालेंगे, तो भाई 6 में से 2 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4, 4/4 बराबर 1 आ गया। तो यहाँ पे भी स्लोप कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 3 में से 1 गया तो 2, तो 5 में से क्या जाए कि 2 आ जाए, आपको 5 में से 3 जाए तो 2 आ जाए, यही करेक्ट आंसर है। क्योंकि कोई भी चीज पैरेलल कब होती है, मैं कहता हूं मुझे नहीं मैथमेटिक्स आता, बट पैरेलल कब होगी, दो लाइंस जब दोनों के स्लोप बराबर होंगे। एक का स्लोप यूं है और एक का स्लोप यूं है, क्या पैरेलल हो जाएंगी, नहीं हो सकती हैं। तभी पैरेलल होंगी जब दोनों के स्लोप बराबर हों। मैं बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, लेकिन इतना मेरे को पता है कि पैरेलल होने के लिए ये होना पड़ेगा। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि पीछे वाले में से आगे वाले को घटाते जाओ, डिवाइड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, देखो आगे कहा गया है कि एक समकोण प्रिज्म है जिसका आधार 7 सेमी भुजा वाला एक समषष्टभुज है। षष्टभुज की प्रॉपर्टीज आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अगर आपको प्रिज्म वगैरह पता है तो आपको रुकना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भैया आपने ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा है 3D वाला, तो आपको इस क्वेश्चन को तुरंत स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप कैसे कर पाओगे, नहीं, बट फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं क्योंकि मैंने ये थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन षष्टभुज के हो सकता है फॉर्मूले मेरे को ध्यान ना आए। ठीक है, तो प्रिज्म के केंद्र से ऊपर से नीचे तक 4 सेमी भुजा वाला एक वर्गाकार खोखला भाग ऊर्ध्वाधर रूप से काटा गया है, यानी कि 4 सेमी भुजा वाला स्क्वायर शेप काटा गया है। और पूछा गया निकाले गए पदार्थ का। अगर देखो जो ओरिजिनल वाला है ना, उसका अगर आयतन पूछा होता तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे ये जो हेक्सागन है समषष्टभुज, इसकी फॉर्मूला मुझे शायद उतने अच्छे से याद नहीं है। ध्यान करूंगा, निकालूंगा ट्रायंगल की मदद से तो आ तो जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली मैं तुरंत के फिंगर टिप्स पे मेरी आज की डेट में नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो मैथ्स पढ़ ही नहीं रहा हूँ इतने टाइम से।
लेकिन मुझे स्क्वायर के तो सारे जमाने को पता रहते हैं, तो स्क्वायर का तो पता ही है, यानी कि 4 4 का ये हो गया और पूरा निकाला गया तो 10 सेमी की हाइट होगी, 4 चौके 16, 16 गुणा 10 160 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि निकाले गए भाग का पूछा है। अगर जो बचा हुआ भाग है ना उसका निकालना होता तो पहले पूरे प्रिज्म का निकालते। प्रिज्म का निकालने के लिए जो नीचे बेस है उसका एरिया गुणा हाइट और फिर जो भाग निकाल दिया उसको माइनस कर देते, तो वो भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन उसके लिए आपको, क्योंकि बेस एरिया निकालना पड़ता, बेस एरिया निकालने के लिए आपको बेसिकली समषष्टभुज जो है उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए थी। ठीक है, देखो एक बार अगला है 16 संख्याओं का औसत 25 है यदि पहली संख्याओं का योग 180 है। योग 180 है यानी कि अगर सबकी वैल्यू 25 है तो 16 गुणा 8 बेसिकली 16 गुणा 8 नहीं, पहली 8 का अगर बेसिकली ये है तो अगर 25 है तो 8 गुणा 25 कितने होते हैं 200, 200 होना चाहिए था लेकिन 180 है, यानी कि 20 संख्या अगली 8 के लिए छोड़ रखी है। 20 को अगर अगली 8 में बेसिकली बांटना है तो देखो 25 तो पहले से है, 20 को बांटेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 यानी कि ढाई ढाई चला जाएगा, ढाई ढाई चला जाएगा तो 25 और ढाई 27.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से समझ लेना कि कैसे किया ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। पहली 16 मतलब टोटल 16 का एवरेज 25 है, हम मान के चलेंगे कि ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, सारे 25 हैं। लेकिन कहा गया कि जो पहली 8 है ना उनका टोटल योग 180 है। कायदे से अगर सब 25-25 होते तो 200 होता, यानी कि इनको 200 करने के लिए जो आगे वाली संख्याएं हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी कि आगे वाली संख्याएं 220 बननी चाहिए कायदे से। 25 मतलब गुणा 16 400 बनता है, 400 में से 180 ये हो गया तो बचा हुआ 220 होता है। 220 में किससे भाग देते हैं हम, 8 से, या तो ऐसे कर लेते हैं, दूसरा तरीका यही बनता है कि क्योंकि इन्होंने 20 छोड़ा है तो 20 अगली 8 में बटेगा, 20 अगली 8 में बटेगा तो कितना कितना बटेगा, ढाई ढाई, ढाई ढाई बचेगा तो 25 पहले से था, 27.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्बली आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 8,000 तथा 6 वर्षों में 10,000 हो जाती है। साधारण ब्याज है तो देखो 4 में ये हुई थी, 6 में ये हुई है, यानी 2 साल में 2,000 रुपये बढ़े, तो पहली 4 साल में भी कितने बड़े होंगे, 1,000 ही बड़े होंगे, यानी कि ओरिजिनल राशि कितनी रही होगी 4,000। 4,000 पे ब्याज कितना मिल रहा है हर साल, 1,000 रुपये, यानी कि 1/4, 1/4 कितना होता है 25%, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आगे कह रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और ऑप्शन में ना 1 2 3 4 5 नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अगर हम इसको निकालेंगे, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बनता है आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर खत्म। सेम ऐसे ही माइनस का जो बी स्क्वायर है इससे प्लस का बी स्क्वायर खत्म, यहाँ पे माइनस का सी बनेगा, यहाँ पे प्लस का सी बनेगा, ये खत्म हो जाएंगे, तो जो बाद की संख्या बची हुई है ना यही करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला आपको निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा, इसको भी थोड़ा बहुत इन्होंने सिंप्लीफाई कर रखा है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, तो इसको अगर हमें आगे लाना है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर ये सारे माइनस हो जाएंगे, तो माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इससे नहीं बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये स्क्वायर वाला क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि स्क्वायर करते हैं ना 2 वाली टर्म आती है फिर 2ab 2bc वाली, ठीक है, तो ये नहीं बनेंगे दोनों। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आगे देखेंगे। कहा गया है कि ये 2 कथन दे रखे हैं और इन कथनों को देखो, असर्शन बेसिकली क्या है, ठीक है, असर्शन ये कह रहा है, अभिकथन ये है कि 2 सर्कल्स दैट टच ईच अदर एक्सटर्नली हैव 3 कॉमन टेंजेंट्स। जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल है, कह रहा है कि इसकी 3 टेंजेंट होती हैं, 3 कॉमन टेंजेंट होती हैं। ठीक है, 3 कॉमन टेंजेंट अगर आप निकालोगे तो देखो एक तो ये वाली आ जाएगी जो यहाँ पे और यहाँ पे टच करेगी, एक ये वाली आ जाएगी, इनको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं, और एक ये वाली आ जाएगी जो बीच में से निकल के जाती है। ठीक है, तभी तो तीन तीन ही तो बनेंगी, इसके अलावा तो और कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बनती है। इसका मतलब है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो 3 बनेंगी, तो इसका मतलब असर्शन तो सही है। अब लॉजिक देख लेते हैं, रीजन जो दे रखा है नीचे, 1 डायरेक्ट नहीं 2 डायरेक्ट है, एक ये डायरेक्ट है एक ये डायरेक्ट है और ये ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला गलत है, तो ए वाला आपका सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल नहीं, ए और आर दोनों सत्य हैं, नहीं, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, नहीं, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी अगर आपको पता है कि कॉमन और ये मतलब डायरेक्ट कौन सी होती है और ट्रांसवर्स कौन सी होती है, ये पता होना चाहिए। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिख रहा है, टावर का शीर्ष जहाँ दिख जाए ना तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले देखते ही टावर बना दो 120 मीटर ऊंचा, ठीक है, 100
20 मीटर ऊंचा। फिर ये कह रहा है कि इससे अवनमन कोण यानी कि जो नीचे देखने का कोण है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं, अवनमन, ठीक है। 30 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे एक इन्होंने खंबा कहा है कि ये खंबा है, ठीक है। इसमें एक में 60 डिग्री है और एक में 30 डिग्री है। अगर मैं यहाँ से यहाँ निकालूं, ठीक है, तो ये कह रहा है बेसिकली ये आपका 60 डिग्री बनेगा, और यहाँ से यहाँ निकालूंगा तो ये बेसिकली आपका 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। छोटा कोण यहाँ पे आएगा, बड़ा कोण आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब क्योंकि हमें पता है ये 120 है और tan 60 हमें पता है, tan 60 tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, आप जैसे निकालते हो ना, देखो मेरे को अगर वैल्यू याद नहीं रहती है, वैसे आपको याद रहेगी तो आप जल्दी कर लोगे, याद नहीं रहती है तो मुझे पता है मैं ऐसे करके निकालता हूँ हमेशा, 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर इनको इससे साइन की निकालते हैं सबसे पहले अपन। जब हम साइन की निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 0/4 बराबर 0, 1/4 बराबर, फिर रूट लेना है उसका तो 1/2। इसका बेसिकली क्या बनेगा, 2/2 काट देंगे तो 1/√2, ठीक है। इसका √3/2 और इसका बेसिकली 1। कॉस में ये उल्टे हो जाते हैं, 1 ही आ जाएगा, √3/2 ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो उल्टा रहने पे भी यही रहेगा 1/√2, और ये बेसिकली क्या बन जाएगा 1/2, और ये बेसिकली क्या बन जाएगा 0। अगर मैं tan की निकालता हूँ तो इनको आपस में डिवाइड कर देता हूँ, तो इससे ये कट जाएगा, तो √3 आपका tan का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो tan 60 यानी कि √3 बराबर कितना आ जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है ना, tan थीटा, नहीं लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये 120 बटे, और जो आधार है यानी कि x मान लेते हैं, इसको x रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर x को इधर ले जाऊँ, इसको ऐसे ले जाऊँ, तो आपको हो गया x बराबर 120 बटे √3। भाई ये कैलकुलेशंस हैं, अगर मैं यहाँ भी √3 से गुणा कर दूँ और यहाँ भी √3 से गुणा कर दूँ तो आपको हो गया सर ये 3 बन गया, 3 को इससे काटेंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये वाली जो दूरी है ना, ये 40√3 है। अब अगर इसकी हाइट, अब बेसिकली इन्होंने पूछा क्या है, सबसे पहले खंबे की ऊंचाई और टावर से उसकी दूरी का अंतर पूछा है भाई, ठीक है। तो खंबे से ऊंचाई और टावर से उसकी दूरी, अब देखो मुझे लगता है आंसर आएगा ये वाला, क्योंकि 40√3 तो बेसिकली वही है ना, ऊंचाई और दूरी का अंतर, तो 40√3 ये वाला आएगा। बट फिर भी एक बार में कैलकुलेट कर लेना चाहिए, 40√3 तो यही है, तो आंसर तो यही आएगा, मैं एक वैल्यू से भी निकाल सकता हूँ। बट स्टिल अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो मैं इसकी दूरी मान लेता हूँ y रही होगी, ठीक है। तो 120 माइनस वाई ये हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 120 माइनस वाई। तो आप इसको सिंपल कैसे रख सकते हो कि tan 30 बेसिकली क्या बनेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बनेगा tan 30, तो 1/√3 बराबर, हाइट क्या है 120, ठीक है। और ये जो बेस क्या है आपका हो गया सर 40/√3, मतलब 40√3, ठीक है, यही रहेगा। 40 से इसको काटेंगे अपन, अच्छा 120 पूरा नहीं है यार, 120 माइनस एच है ना, 120 माइनस एच, तो √3 से तो देखो √3 कट जाएगा, ये 40 इधर चला जाएगा, तो 40 बराबर 120 माइनस एच। अगर 120 इधर चला जाएगा तो बेसिकली 80 आ जाएगा, तो एच बराबर 80, तो 80 माइनस ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। वैसे मैंने जो सिंगल निकाला था ना ये बेस वाला, सिर्फ इससे भी आप आंसर निकाल सकते थे जो मैंने कहा था, क्योंकि 40√3 आपकी हाइट है तो घटा तो वही रहे ना, तो यही आपका घट जाता। क्योंकि अगर इसको ना सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ से कॉमन लेते या कुछ करते, तो आपको आंसर सिर्फ यहीं इतने पे ही आ जाना चाहिए था, आपको दूसरी वाली हाइट निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। देखो एक बार, ताश के 52 पत्तों की एक मानक गड्डी में से यादृच्छिक, ये तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। भाई प्रोबेबिलिटी मैंने मेरे टाइम पर आती नहीं थी, मैंने पढ़ी नहीं है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को देखते ही स्किप कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर मेरे पास टाइम होता, वैसे तो अब 15 मिनट वाले सेक्शन में तो टाइम नहीं मिलेगा जो मैं मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच पाऊँ, लेकिन अगर मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचता तो मैं ये सोचता कि 52 पत्ते हैं, जो भी पूछा गया उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो नीचे 52 के टेबल में रही होगी, रहेगी कि नहीं भाई। अच्छा 52 के टेबल तो कट भी सकता है 4 से 3 से किसी से, एक चीज़ जिसके कटने की संभावना कम रहती है वो क्या है, ये 13 के टेबल का है, तो जो बेस वैल्यू रहेगी ना वो 13 के टेबल की रहेगी। अब यहाँ पे निकालेंगे तो 13 पंजे 65 और 13 एकन 13, यानी कि ये तो कट रहा है, इसको 13 पंजे 65 और ये 3 बचेगा तो 37, ये नहीं कट रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब आप निकाल लेना कौन सा आंसर होगा, मेरे को एक्चुअली में नहीं पता है,
कि प्रोबेबिलिटी कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर कभी सीखूंगा तो सीख सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं पता मेरे को। कहा गया है कि दो मिश्र धातु तांबा और जस्ता का अनुपात, भाई ये आपका बेसिकली जो कॉपर है और जिंक है, सी और जेड का जो अनुपात बताया गया है, एक में 4:1 है और दूसरे में 5:2 है, ठीक है। और इनको बेसिकली समान मात्राओं में ले रहे हैं। अब देखो समान मात्रा में लेंगे तो क्या है, 4 और 1 5 बनेगा, 5 और 2 7 बनेगा। अब इसको बराबर मात्रा में लेना है तो ऊपर 7 से गुणा करेंगे क्योंकि नीचे वाले की वैल्यू है, और नीचे 5 से गुणा करेंगे। 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, 5 पंजे 25, 28 और 25 आपके कितने बनते हैं, 53, ठीक है। 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 10 और 7 कितने बनते हैं, 17 बनते हैं। या तो ये आंसर होगा, यही आंसर होगा, यही वाले दोनों रेशियो मिल रहे हैं आपके। अब पूछा क्या है लास्ट में, पूछा है कि जिंक और कॉपर का, यानी कि जिंक पहले लेना है, यानी कि 17 पहले लेना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन, ठीक है। देखो आगे, 9:16 का द्विगुण अनुपात, देखो बेसिकली सब डुप्लीकेट पूछा है। देखो डुप्लीकेट होता है बेसिकली उसका स्क्वायर करने के बाद का रेशियो, और सब डुप्लीकेट होता है बेसिकली उसका रूट करने वाले के बाद का रेशियो। तो इसका रूट निकालेंगे तो 3 और 4 आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर है भाई। देखो आगे, कहा गया है कि एक जो विक्रेता है 20 किलोग्राम और 40 किलोग्राम की कीमत वाले दो प्रकार के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाता है। इसका 3 मिलाएगा तो 20 या 60 हो जाएगा, इसका 2 मिलाएगा तो 80 हो जाएगा, 60 और 80 हो जाता है 140। 140 में बेसिकली 5 किलो बन रहे हैं, लेकिन वह गलती से इसे 10% की हानि पर बेच देता है। 140 को 10% की हानि पर बेचेगा, यानी कि 126 रुपये में बेचेगा। यानी कि हर एक को कितने रुपए किलो में बेच रहा है, 125 में बेचता, तो बेसिकली 25 पंजे 125 होते हैं, तो 100, मतलब अगर 25 रुपये किलो बेचता तो 25 पंजे 125 होते हैं। दोबारा से एक बार सोचते हैं क्या हमने कहा है, ये 20 है, ये 40 है, 20 दिए 60, 40 दूनी 80, 60 40 बेसिकली मतलब 80 और 60 140, उसको 10% हानि पे बेचा है, यानी कि 126 रुपये में बेचा है 126 में। और 126 में कितना गया, 3 किलो ये, 2 किलो ये, 5 किलो। अगर इससे गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 पे गया, और 5 पंजे 25 और 0.2, यही करेक्ट आंसर होगा भाई। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, एक तरीका ये भी हो सकता था कि जब हम 140 पे पहुंच रहे हैं, यानी कि हर एक किलो की वैल्यू क्या आ गई, 28 आ गई। 28 को अगर हम हानि पे देंगे 10%, यानी कि 2.8, 28 में से 2.8 घटेगा तो बेसिकली 25.2, ये आपका करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन देखो मेरे को बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो आई एम नॉट दैट फ्लुएंट, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा, ये बिना कैलकुलेशन करने का क्वेश्चन था। 126 डिवाइड बाई 5 जो मैंने इनिशियली निकाला था, एकदम सही तरीके से निकाला था कि 125 गुणा 5 होता है 125, और बेसिकली बचा एक, तो यानी कि 0.2, तो 25 पॉइंट, मतलब 25 गुणा 5 बराबर 125, और फिर एक बच रहा है तो 0.2 गुणा 5 यानी कि 25.2, यह करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेंगे नेक्स्ट। अगला आपका जो क्वेश्चन है, 10 सेमी गुणा 6 सेमी भुजाओं वाला एक आयत और एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो पूछा है कि न्यून कोण जो है वो 30 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा के साथ जोड़ा गया है। देखो एक जो आयत है, फिर इसके बेसिकली क्या पूछा, क्षेत्रफलों का योग पूछा है। तो आयत का जो क्षेत्रफल बचेगा बनेगा वो बनेगा 60 के रेशियो का, ठीक है। अब 60 के रेशियो में ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये तो उतना नहीं बनेगा, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो कि इनमें से कोई भी आंसर बन सकता था, ठीक है। अब हमें समचतुर्भुज यानी रोम्बस जो होता है उसमें निकालना है। अब रोम्बस की कौन सी वाली साइड पे, 6 सेंटीमीटर वाली साइड पे रोम्बस बनाए, चारों साइड तो बराबर होती हैं। जब भी हम रोम्बस बनाएंगे तो हमें पता है कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लेते हैं ये न्यून कोण 30 था, अब हमें इसका अगर आयतन मतलब एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, तो इसको ट्राइंगल अगर मैं मान लूं तो 1/2 AB साइन थीटा, ये आपको फॉर्मूला पता होगा एरिया निकालने का। साइन थीटा 30 डिग्री है जो कि 1/2 होता है, ठीक है। अच्छा ए बी बेसिकली क्या है, 6 है, तो 6 × 6 हो जाएगा क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, रोम्बस है ये, ठीक है। अच्छा क्योंकि हमें न सिर्फ इसका निकालना है, इसका निकालना है, तो इस वाले 1/2 को तो हमें हटा देना चाहिए। तो 6 6 36, 36 डिवाइड बाई 2 यानी कि 18, तो 60 और 18 आएगा, जिसको अगर 6 से काटूंगा तो 10 और 3 का रेशियो आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो आगे, एक व्यक्ति x किलोमीटर रूट x की चाल से चल रहा है, 3 घंटे बाद उसने जितनी दूरी तय की वह x के मान के बराबर है, ठीक है। तो बेसिकली ये रूट x है यानी कि देखो दूरी क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम होता है, यानी कि आप ये कह रहे हो कि रूट x गुणा 3 बराबर x। तो इसका मतलब क्या है, ये भी रूट x है, 3 का मतलब भी क्या है बेसिकली अपने आप में, ये भी तो रूट x की वैल्यू है। रूट एक्स गुणा रूट एक्स बराबर एक्स ही तो निकल के आएगा। तो 6 घंटे बाद उस व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी क्या क्या होगी, तो आप आसानी से कह सकते हो कि अगर इसको भी डिवाइड करते तो एक्स बराबर कितना है,
√3 है, ठीक है। x बराबर कितना है, ओके उल्टा बोल दिया मैंने। तो √x बराबर कितना है, यहाँ से अगर काटेंगे ना तो ये √x बचेगा ना, तो √x बराबर 3 है, तो x बराबर बेसिकली कितना आ जाएगा, तो ये स्पीड जो है इसकी 3 है, तो 6 18 आ जाएगा आंसर, सिंपल सी बात है यार। √x की वैल्यू 3 आ रही है ना। देखो आगे, ABC में परिकेंद्र बिंदु O पर स्थित है, भुजाओं की लंबाइयां ABC हैं, O से दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो ट्राइंगल है और परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर क्या होता है, ये होता है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे है तो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी सब बराबर होती है, वर्टेक्स पे जो जाती है, तो वर्टेक्स वाला ऑप्शन हमें देखना है, ठीक है। तो भुजा वाला गलत हो जाएगा, भुजा वाला गलत हो जाएगा, ये शीर्ष से वर्टेक्स वही तो होती है, शीर्ष को ही बोल देते हैं ना अपन वर्टेक्स। अगर हम यहाँ से देखें तो ओ से सी तक की दूरी और ओ से ए तक की दूरी बराबर है, ओ से बी तक की दूरी ओ से सी तक की दूरी की आधी है, आधी वाला नहीं बनेगा, बराबर वाला बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें रिलेशन वर्टेक्स से ही बन सकता है बस, ठीक है। एक दुकान विज्ञापन देती है 4,000 के सामान खरीदें तुरंत 500 रुपये की छूट पाएं। 4,000 पे 500 रुपये की छूट है, यानी कि 40 रुपये पे 5% की छूट है, मतलब 5 रुपये की छूट है, तो यानी 1/8 हो जाता है। 1/8 बेसिकली 12.5% होता है आपका, है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 40 पे 5 है ना, तो 1/8 बनेगा, तो 12.5% होता है ना 1/8। 8,000 की धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तो 3 वर्षों बाद राशि क्या होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, 8,000 की राशि को बेसिकली हमें कितना बनाना है, 3 वर्षों बाद देखा है ना हमने, और 20% है, तो यानी कि 5 से 6 बनता है। 5 का क्यूब कितना बनता है, तो आप कहोगे सर 125, तो 6 का कितना होता है, तो आप कहोगे सर 216। 125 से अगर इसको रिलेट करने जाओगे तो 125 से अगर आप गुणा करोगे ना बेसिकली 8 से, तो 25 8 200, और 25 और 100 से गुणा करोगे तो 800, 800 200 1000, यानी कि 8 गुणा 8 हमें करना है, 2 बार 8 से गुणा करना है, तो 216 गुणा 8 गुणा 8 हमें ये करना है ना। तो अगर हम इसको करना चाहेंगे तो कैसे कर लेंगे, देख लेना भाई। एक तो देखो यूनिट डिजिट सबके अलग अलग हैं, तो इससे हम कर सकते हैं, तो 8 छिक्के 48 और 8 8 64, 4 आएगा लास्ट में, ये करेक्ट आंसर है ना। देखो आगे, अगला है ए बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 20% अधिक दक्ष है, तो बी अगर बेसिकली 6 है तो ए बेसिकली कितना है, 5 है, तो यानी कि दोनों मिलके कर रहे हैं, यानी कि 11 गुणा 15 आपका टोटल काम आ जाएगा। सही बात है कि नहीं भाई। बी द्वारा अकेले किए गए कार्य का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, 11 में से जो बी है वो 6 कर रहा है, सो 11/6 आ जाएगा आंसर आपका। 11/6 है, तो कैसे निकालोगे, गुना 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 11 पंजे 55, 5, ठीक है। बचा कितना, 5, 0, 11 चौके 44, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, 54.54। देखो परमेय संख्या किसका उपसमुच्चय होती है, यानी रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। देखो आपको पता ही होगा, सबसे पहले ऊपर होते हैं सबसे बड़े आपके रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका रेशनल होता है, एक आपका इरेशनल होता है, ठीक है। जो रेशनल नंबर्स हैं फिर उसके बाद में हम बेसिकली उनको किस में लेके आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं 1 से लेके। अगर हम होल नंबर्स की बात करते हैं, इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मतलब इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंटीजर्स बेसिकली 0 से लेके आ जाते हैं, मतलब इंटीजर्स तो सारे ही हैं, 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 ये सब इंटीजर होते हैं। इसमें से भी 2 भाग होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नहीं, नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता एक्चुअली में, और जो होल नंबर्स होते हैं इनमें आपका 0 होता है। तो ये किसका समुच्चय बनेंगे, तो आप कहोगे सर जो रियल नंबर्स हैं उनको 2 भागों में बांटते हैं, एक रेशनल एक इरेशनल, तो रियल नंबर्स का ये बेसिकली सबसेट है रियल नंबर्स का। दोबारा से समझ लेंगे, देखो ये 2 भागों में बांट दिया आपने, एक रैशनल हो गया और एक आपका इरेशनल हो गया। उसके बाद में हम इससे बात करते हैं, तो बेसिकली इसको इंटीजर्स में तोड़ देते हैं हम, ठीक है। इंटीजर्स, इंटीजर्स बेसिकली माइनस वाले भी शामिल हैं, 0 भी शामिल है और प्लस वाले भी शामिल हैं। इसमें से भी देखोगे तो ये प्लस वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। 0 को ना तो पॉजिटिव में रखते हैं ना नेगेटिव में रखते हैं, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 होती हैं, और जो होल नंबर्स होते हैं उसमें 0 को भी हम शामिल कर लेते हैं। ये आपके नंबर्स होते हैं, जितना मेरे को याद रहता है भाई, है ना। देखो
अगर रेडियस ऑफ स्फीयर को 3 सेंटीमीटर से इंक्रीज करते हैं तो सरफेस एरिया जो है वो 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो अब देखो, अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड अच्छी है और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, तो आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं तो छोड़ देना चाहिए ऐसे वाले क्वेश्चन को, क्योंकि मुश्किल बढ़ जाएगी आपकी। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर कैलकुलेशन में फंस गए तो, क्योंकि वैसे भी आंसर देखोगे तो पॉइंट में 2 ऑप्शंस दे रखे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है वो है 1056। मुझे पता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी मेंसुरेशन पढ़ा है, क्षेत्रफल वगैरह के बारे में पढ़ा है, पाई वगैरह पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 22 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब आपको पता है कि स्पीयर का जो मतलब सरफेस एरिया होता है वो बेसिकली क्या होता है, 4 πr² है ना। अगर हम इस हिसाब से जाएं तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर त्रिज्या को 3 सेंटीमीटर बढ़ा रहे हैं यानी कि 4 पाई इंटू r+3 का होल स्क्वायर, अगर इसमें से ओरिजिनल वाले को यानी कि 4 पाई को 4 πr² को हटा रहे हैं तो बेसिकली आपकी वैल्यू आ रही है कितनी, 1056। अब देखो इसको ना, कैलकुलेशन को आपको आसान करना है। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, अगर इसको काटेंगे 4 से तो बेसिकली कितना कटेगा, 1000 कटता है 250 से, 56 कटेगा, 14 चौके 56 यानी कि 264। ठीक है भाई। और अगर फिर हम पाई को देखें तो पाई में 22 होता है, ये तो आपको पता ही है। 22 होता है, अगर इसको 22 से काटेंगे तो 22 एकम 22, 4 इधर चला जाएगा तो 22 दूनी यानी कि 12 पे चला गया। यानी कि आप आसानी से कह सकते हो कि यहाँ से ये भी कट गया। तो अब बचा क्या आपके सामने, इसको अगर ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा, ये 2 पावर है इसकी, 3 नहीं, ठीक है। तो r² + 9 और प्लस में आपका 3 दूनी 6r, ठीक है। 2 πr मतलब 2ab होता है ना, तो ये माइनस में इसका बेसिकली r² यहाँ पे बचा, बराबर कितना आ रहा है, 12 × 7। 7 कहाँ से आया, जो पाई के डिवाइड वाला था ना वो 7 हम आगे लेके गए हैं। r² से बेटा r² चला जाएगा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो अगर इससे मैं काटूंगा तो ये 4 पे चला जाएगा, ये 3 पे जाएगा और ये 2 पे जाएगा, ठीक है। इस 3 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो 7 चौके 28 बनेंगे, 28 में से 3 जाएंगे तो 25, तो 2r बराबर बेसिकली कितना बन जाएगा, 25। तो r बराबर बनेगा 12.5। क्या पूछा है हमें, हमें पूछा है कि बढ़ाने के बाद, वृद्धि के बाद, तो उसमें 3 बढ़ा देंगे तो बेसिकली ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए था कि 4 πr² इसका करेक्ट आंसर होता है, मतलब वो करेक्ट टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, स्पीयर का। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल तो इसमें था नहीं कुछ। देखो आगे, बहुलक। बहुलक यानी कि जो बहुत संख्या में पाए जाते हैं। अब बहुत संख्या में एक तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे 3 भी दिखाई दे रहा है, मुझे 7 दिखाई दे रहा है, 2 7 1 2 3 4 5, 5 बार 7 है, 2 को देखें, 1 2 3 4 5, 5 बारी ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं 3 को देखता हूँ तो 1 2 3 तो 2 ही बार है, 9 भी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, 6 भी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 7 और 2 ही है, 7 और 2 हैं तो 7 दूनी 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब ये देखो आपकी नज़र का खेल है मैथ्स नहीं है इसमें, ठीक है। कहा गया है कि ए बी सी 3 संख्याएं इस प्रकार से हैं कि ए और बी का महत्तम समापवर्तक ए है। अच्छा, HCF क्या है, क्या HCF जो संख्या है उससे बड़ा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और उनमें से भी एक संख्या यानी कि ए आपकी छोटी संख्या इतना मान लोगे। फिर कहा गया है कि बी और सी का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, HCF कह लेता हूँ यार, ठीक है। बी और सी का जो HCF है वो बेसिकली क्या है, आपका बी है। यानी कि बी और सी में कंपेयर करोगे तो छोटी संख्या क्या है, बी है। तो एबीसी में कंपेयर करोगे छोटी संख्या क्या है, ए है। तो अगर एबीसी का HCF निकाला जाए तो या तो ए होगा या ए से छोटा होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या बनेगा, क्या बी बन सकता है, नहीं, क्या सी बन सकता है, नहीं, क्या ये गुणा बन सकता है, नहीं, सिंपल सी बात है, एक ही बन सकता है ऑप्शन। ये आपको ना तो किसी और चीज़ की जरूरत थी, ना मैथ्स चाहिए इसके लिए, ना कुछ और चाहिए। बाकी अब अंग्रेजी का पार्ट है और दिस इज़ माई पार्ट, तो इसमें मैं बताऊंगा। अच्छा एक बार बताना, मेरे को मैथ्स वैस ज़्यादा नहीं आती है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन आपको जो अप्रोचेज़ हैं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखें जिसको कुछ नहीं पता है, उस पर्सपेक्टिव से देखें तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, किस तरीके से नहीं। तो आपको सोल्यूशन लगा कैसा, एक बार बताना जरूर, ठीक है। तो देखिएगा एक बार, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द एरर, ठीक है। द आर्किटेक्चर ऑफ द ताजमहल इज मोर मैग्निफिशेंट दैन एनी अदर बिल्डिंग इन लंडन। जैसे ही देखोगे द आर्किटेक्चर सेंटेंस का सब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द ताजमहल। मोन्यूमेंट्स जो होते हैं हिस्टोरिकल, उनके साथ आर्टिकल आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इज आपकी वर्ब आ जाएगी मोर मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट क्योंकि एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा लेवल का एडजेक्टिव है तो मोर लगाना सही है। देन कंपैरिजन के लिए आपका एडजेक्टिव आ रखा है एनी अदर बिल्डिंग। एक बात बताओ,
क्या बिल्डिंग का कंपैरिजन बिल्डिंग से या बिल्डिंग के आर्किटेक्चर का है? आप कहोगे सर आर्किटेक्चर का है। अगर आर्किटेक्चर का है ना, सो देन दैट ऑफ एनी अदर बिल्डिंग आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि देन द आर्किटेक्चर, हमें कायदे से तो ये लिखना चाहिए, इज मोर मैग्निफिसेंट देन द आर्किटेक्चर ऑफ एनी अदर बिल्डिंग। लेकिन जैसे ही आर्किटेक्चर लिखेंगे तो एक नाउन की रिपीटेशन होगी, नाउन की रिपीटेशन को हटाने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं, इसीलिए हमने आर्किटेक्चर की जगह पे दैट का यूज कर लिया, तो दैट ऑफ का करेक्ट आंसर होगा, यही आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, वन मोर थिंग, आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि सर दैट ऑफ यहाँ लगाएं या फिर दैट ऑफ यहाँ लगाएं। भाई एक बात बताइए, क्या देन की वजह से आपको दैट ऑफ लगाना पड़ रहा है या फिर एनी अदर बिल्डिंग के लिए आपको दैट ऑफ लगाना पड़ रहा है? आप कहोगे एनी अदर बिल्डिंग के लिए लगाना है, इसका मतलब है कि इसी वाले पार्ट में ऐड करना पड़ेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला आपका क्वेश्चन है, द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज बीन पुट ऑन हाई अलर्ट फॉलोइंग रिपोर्ट्स दैट अ रेयर स्ट्रेन ऑफ द वायरस इज लाइकली टू डैश इन द डेंसली। अब देखो फैलने की बात है कि जो बेसिकली एक रेयर स्ट्रेन है वायरस का जो फैल सकता है। देखो ब्रेकअप तो रिश्ते टूटना होता है, ब्रेक इनटू बेसिकली या तो घर के अंदर चोरी करने चले जाना, या कई बार ब्रेक इनटू को लगा देते हैं, टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है। और ब्रेक डाउन तो बेसिकली किसी मशीनरी का फेल होना होता है। ब्रेक आउट का मतलब होता है फैलना। आउट यानी बाहर को दिखाता है, जब कोई चीज बाहर निकलती है तो फैलती है, इसीलिए इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे, ड्यूरिंग द वोटिंग प्रोसेस numbers are free to, sorry not numbers, members are free to abstain from casting their ballots। तो फ्री टू एब्सटेन, फ्री के बाद में इन्फिनिटिव आता है तो ठीक है, फ्री टू कास्ट देयर बैलेट्स इफ दे रिमेन अनडिसाइडेड। नहीं, अनडिसाइडेड है तो कास्ट नहीं करेंगे, तो फ्री टू एब्सटेन आपका करेक्ट है, एब्सटेन के साथ फ्रॉम भी करेक्ट है। फ्री अगेंस्ट नहीं लिखते हैं अपन तो ये भी गलत हो जाएगा, फ्री ऑफ भी नहीं लिखेंगे तो गलत है। नो इंप्रूवमेंट आपका जो ऑलरेडी गिवन सेंटेंस है वो करेक्ट है। क्यों? फ्री के साथ में इन्फिनिटिव आता है तो टू प्लस वी बन आ गया, टू एब्सटेन। एब्सटेन के साथ में फ्रॉम प्रपोजिशन आती है, ये भी सही है। प्रपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। वन शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेज। वन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, बी आपकी मेन वर्ब है, केयरफुल एडजेक्टिव है, अबाउट प्रपोजिशन है जिसके ऑब्जेक्ट में पूरी एक क्लॉज आ रखी है। अगर हमने एक बार सेंटेंस में वन का यूज कर लिया है तो आगे उसको रेफर करने के लिए हमें हर बार वन या उससे रिलेटेड प्रोनाउंस और डिटर्मिनर्स का यूज करना होता है। व्हाट वन सेज इन अ फॉर्मल मीटिंग लाइक दिस, तो वन का यूज होगा, यानी पहला गलत है। द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अगर डिवाइडेड का सेंस है तो कमिटी हो, जूरी हो, उनके प्लूरल ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं तो वर आपका करेक्ट है। अगर वर करेक्ट है तो फिर देयर भी करेक्ट है। अगर यहाँ पे वॉज होता तो यहाँ पे इट्स होता, ठीक है। रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी चेंज, दिस लुक्स द करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि कमिटी के साथ में वर सही है, डिवाइडेड सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन प्रपोजिशन, देयर ओपिनियन आपका करेक्ट है। रिगार्डिंग प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द न्यू पॉलिसी चेंज, क्योंकि एक डेफिनेट चेंज की बात कर रहे हैं, आर्टिकल द आपका करेक्ट है। आई हैव नेवर सीन, आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, नेवर आपका एडवर्ब है, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सीन। सच अ मैन, इस तरीके का मैन नहीं देखा है। हु, वैसे सच के साथ में जनरली दैट का पेयर बनता है, लेकिन हु इज ऑल्सो पॉसिबल, मैं आपको कई बार बताया भी है, ओनली के साथ इनके साथ हु चल जाता है, लेकिन दैट इज प्रेफरेबल। हु इज सो डेडिकेटेड, जो कि इतना डेडिकेटेड है टू हिज वर्क एज हिम। भैया सब्जेक्ट का कंपैरिजन, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट से, ये बात तो आपने पढ़ी है। सो जब देन और एज के साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो अगर सब्जेक्ट से, तो इसका मतलब है किससे कंपैरिजन कर रहे थे? अ मैन, ये तो सब्जेक्ट है। हु, अगर सब्जेक्ट है इसका मतलब है एज हिम नहीं, एज ही का यूज करेंगे, क्योंकि देन हो या एज हो उसके साथ सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो इसलिए भी नहीं आ सकता क्योंकि लिंकिंग वर्ब है। अगर ओरिजिनल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो यहाँ कैसे आ सकता है? सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आगे, नॉट ओनली द टीचर, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स। जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, जब इनसे दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वर्ब जो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, तो वॉज नहीं आना चाहिए, वर आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के हिसाब से वर आएगा। एक ही सेंटेंस करेक्ट था जो था बी ऑप्शन आपका। देखो आगे, द मैनेजर अलॉन्ग विथ हिज सबॉर्डिनेट्स हैज रेयरली डिस्प्लेड एनी शाइन ऑफ नेग्लिजेंस। द मैनेजर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अलॉन्ग विथ प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है सबॉर्डिनेट्स। हैज आपका क्योंकि मैनेजर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब है, रेयरली आपका नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। आगे, डिस्प्लेड आपकी मेन वर्ब है, एनी शाइन्स ऑफ नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का कोई साइन उसने नहीं दिखाया ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच हाई स्टेक्स इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन टैग पूछा गया है। क्वेश्चन टैग बेसिकली किसके हिसाब से बनाएंगे हम? टेंस के हिसाब से, वर्ब के हिसाब से, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। सबसे पहले हमारी वर्ब क्या थी? हैज थी, और ये रियरली क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव आएगा, तो नॉट वाला नहीं बन सकता, नॉट वाला नहीं बन सकता है, ठीक है। आगे, मैनेजर के लिए आप दे का यूज नहीं करेंगे, ही का यूज करेंगे, दैट्स द करेक्ट आंसर। देखो अगला, अगला आपका क्वेश्चन है, द टीचर गिव द स्टूडेंट्स अ डैश एक्सप्लेनेशन सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट टॉपिक इजीली। अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट है तो आप उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करोगे या डिटेल में?
मैं तो कहूँगा डिटेल में करना चाहिए, ठीक है। तो ब्रीफ आपका आंसर नहीं बनना चाहिए। क्लियर एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन से लोगों के लिए वो और डिफिकल्ट बन जाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और हार्स तो यहाँ पे सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है। सो क्लियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगला आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट, है ना, एरर डिटेक्शन। द मैनेजमेंट डिसाइडेड, द मैनेजमेंट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डिसाइडेड आपकी वर्ब है। क्या डिसाइड किया? टू राइज, राइज मतलब उठना। द सैलरीज, अच्छा ये तो ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपको पता होना चाहिए एक आपकी वर्ब होती है राइज और एक आपकी वर्ब होती है रेज। ये वर्ब चैप्टर में हम पढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है दैट इज रोज, इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है दैट इज रिजन, ठीक है। इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों होती हैं दैट इज रेज्ड, ठीक है, दोनों ही सेम होती हैं, रेज्ड। अब आप आसानी से कह सकते हो कि सर क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे आ रखा है, ऑब्जेक्ट आगे आ रखा है तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए तो राइज की जगह पे रेज का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो किसकी सैलरीज बढ़ानी थी? तो ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द एम्प्लॉइज। आफ्टर आपका बेसिकली क्या है? कंजंक्शन है। द कंपनी सब्जेक्ट है। रिपोर्टेड आपकी वर्ब है, पास्ट की बात चल रही है क्योंकि डिसाइडेड था यहाँ पे। और क्या रिकॉर्ड किया? रिकॉर्ड प्रॉफिट्स। तो आपको बी ऑप्शन, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देख लेंगे अगला क्वेश्चन आपका। द फाइनेंशियल कंसल्टेंट डिसाइडेड टू डैश द बोर्ड मेंबर्स अगेंस्ट द मर्जर बट दे चोज टू इग्नोर हिज प्रोफेशनल डैश कंप्लीटली। अब देखो डिसाइडेड टू, टू के बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। बट दे डिसाइडेड, दे चोज टू इग्नोर, इग्नोर व्हाट? आप कहोगे सर इसका ऑब्जेक्ट है यानी कि नाउन आना चाहिए, ठीक है। तो बाद में नाउन आएगा, पहले वर्ब आएगा। आपको पता होना चाहिए एस वाला वर्ब होता है तो गलत है, नाउन वाला आएगा। सी वाला नाउन होता है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, पहले में वर्ब आ जाएगा, ठीक है। देखो आगे दिस शिफ्ट, अब ये पी क्यू आर एस का क्वेश्चन है। दिस शिफ्ट विच शिफ्ट, यानी पी से स्टार्ट नहीं करेंगे, एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। मैनी डेवलप्ड नेशंस हैव ऑलरेडी बिगन transitioning from fossil fuel to more sustainable alternatives like solar and wind power. This is possible. However, क्या however स्टार्टिंग में आ सकता है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। देखो मैंने रिसेंटली एक PQRS की वीडियो डाली थी, अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है ना, बिलीव मी वॉच दैट वीडियो। और वो वीडियो अगर आपने देखी होती तो ये PQRS आप ऐसे उड़ा देते कि आर से नहीं करेंगे। डिस्पाइट दीज इकोनॉमिक चैलेंजेस, दीज विच इकोनॉमिक चैलेंजेस, ऐसे शुरू नहीं करेंगे। एक ही ऑप्शन बचा, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द persistent rains have severely hampered the restoration work of the heritage site. ये बेसिकली किसका क्वेश्चन है? वॉइस का। तो हैव प्लस V3 है तो हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो इज बीइंग तो गलत है, ये हैज बीन है, पॉसिबल है। ये वॉज है, गलत है। ये हैज है लेकिन इसमें बीन नहीं है तो गलत है। एक ही ऑप्शन बचा, ये करेक्ट आंसर है। सबसे पहले वॉइस में हमें वर्ब देखना चाहिए और वर्ब से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। देखो ये आपका नरेशन का क्वेश्चन है। सो द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट फॉरगेट। अब ऑब्वियस सी बात है, डू नॉट से शुरू हो रहा है यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस और वो भी नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो जनरली हम बेसिकली किसके साथ बनाते हैं इसको? या तो नॉट प्लस टू प्लस बी वन से बना देंगे, ठीक है। सो या फिर देखो यहाँ पे रिमाइंडेड है, ये नेगेटिव नहीं है, टोल्ड है नेगेटिव नहीं है, रिक्वेस्टेड है, वांट है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, ये नॉट हमें आगे लगाना है, ठीक है। सबसे पहले द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट फॉरगेट टू सबमिट योर रिसर्च प्रपोजल्स बाय द एंड ऑफ दिस वीक। ये बेसिकली क्या है? रिमाइंडेड, रिमाइंड करना कह सकते हैं। टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। जनरली रिक्वेस्टेड हम तब लगाते हैं जब यहाँ पे प्लीज वगैरह होता है। दूसरा, आगे अगर हमारा दैट क्लॉज ही नहीं लगा, मतलब आगे इन्फिनेटिव आना चाहिए ना क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। द प्रोफेसर वार्न्ड द स्टूडेंट नॉट टू फॉरगेट। अब देखो फॉरगेट, नॉट टू फॉरगेट, क्या टू सबमिट योर, बेटा योर नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स के हिसाब से देयर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप पाओगे द प्रोफेसर रिमाइंडेड द स्टूडेंट नॉट टू फॉरगेट टू सबमिट देयर रिसर्च प्रपोजल्स बाय द एंड ऑफ दैट वीक, ठीक है। इसके अलावा दैट वीक से भी आप कुछ देख सकते थे क्या? नहीं, वैसे दिस वीक वाला ये एलिमिनेट होता बस एक ही। देखो एक बार, ये आपका क्लोज टेस्ट है, लेट्स सी, देखते हैं इसको। द सिग्निफिकेंस ऑफ आर वैशाली विनिंग द वुमेन्स कैंडिडेट कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। कहा गया है कि जो सिग्निफिकेंस है आर वैशाली के वुमेन्स कैंडिडेट्स जीतने की, इसको ओवर स्टेट नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है। द विनर ऑफ दिस डैश 14 राउंड टूर्नामेंट गेट्स द राइट टू चैलेंज द वर्ल्ड चैंपियन। ये जो विनर होता है इस 14 राउंड के टूर्नामेंट का, उसको अधिकार मिलता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज कर सकता है। अब ये कैसा है? एलिमेंट्री, देखो वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करने के लिए ना एलिमेंट्री चीजें नहीं जीतनी है, एलिमेंट्री तो बहुत बेसिक होती हैं। बेसिक जीत के क्या आप वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करने जाओगे? आई डोंट थिंक सो। ग्रूलिंग, ग्रूलिंग, ग्रिसली, इसका मतलब होता है बहुत हार्ड, टफ, मुश्किल, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें हों, वेरी मच पॉसिबल। लाइट तो हल्का, नॉट पॉसिबल। प्लेजेंट तो पॉजिटिव वर्ड है, नॉट पॉसिबल। तो ग्रूलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो
of this grueling 14 round tournament gets the right to challenge the world champion. It is remarkable that two young Indian women have won two of the biggest events in world chess. Chess. तो ये बड़ी रिमार्केबल सी बात है कि टू इंडियन यंग वुमेन, दो भारत की जो यंग वुमेन है, बेसिकली वो जीत चुकी हैं दो बिगेस्ट जो इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड चेस में इन अ स्पेस ऑफ 9 months. तो इन अ स्पेस होता है यार, ठीक है, तो या तो इन अ स्पेस हो सकता था या विद इन अ स्पेस हो सकता है. जो इनका सेंस होता है वही विद इन का होता है. ड्यूरिंग अ स्पेस नहीं होगा, ठीक है, फॉर नहीं बनेगा और बिटवीन नहीं बनेगा, ठीक है, बिटवीन अ स्पेस ऑफ 9 months नहीं बनेगा, फॉर अ स्पेस नहीं, या तो इन अ स्पेस या फिर विद इन अ स्पेस, है ना. आगे, एंड द फैक्ट दैट, और ये फैक्ट दैट कि इंडियन वुमेन आर द रेनिंग वर्ल्ड टीम चैंपियंस, ये फैक्ट कि जो इंडियन महिलाएं हैं वो बेसिकली रेनिंग का मतलब है करंट वर्ल्ड टीम चैंपियंस हैं. द कंट्री कैन नॉट बोस्ट ऑफ ग्रेट डेप्थ इन वुमेन्स चेस. सो जो कंट्री है वो बेसिकली कैन नॉट बोस्ट, ये बोस्ट नहीं कर सकती है ऑफ ग्रेट डेप्थ इन वुमेन्स चेस. अब देखो, डैश देयर सक्सेस. अब हमें यहाँ पे ना एक चीज समझने की जरूरत है. क्या चीज समझने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान देना. डैश देयर सक्सेस, उनकी सक्सेस को देखते हुए, एंड फैक्ट, और ये फैक्ट कि जो इंडियन वुमेन है वो बेसिकली रेनिंग चैंपियन भी हैं. और फिर भी आगे क्या कह रहा है कि इंडिया ना बोस्ट नहीं कर सकती है, मतलब उस चीज की तारीफ नहीं कर सकते, हम दिखावा नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास ग्रेट डेप्थ है. यानी कि ये जो पॉजिटिव बातें कही गई हैं उससे अचानक नेगेटिव पे आ रहे हैं. यानी कि दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजें, और कॉन्ट्रास्ट को अगर हमें दिखाना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने कॉन्ट्रास्टिंग चीज लगानी चाहिए. अब देयर सक्सेस आपका नाउन है, सबसे पहले ऑल्दो आपका कंजंक्शन है, इसके बाद हमारा बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब आना चाहिए. मोर ओवर आपका एडवर्ब है, एडवर्ब है तो फिर ये नाउन किस काम आएगा, ये नहीं बन सकता. नेवरदलेस एडवर्ब है, ये नहीं बनेगा. तो डेस्पाइट आपका करेक्ट बनेगा. डेस्पाइट देयर सक्सेस, उनकी सक्सेस के बाद भी, एंड डेस्पाइट द फैक्ट, और इस फैक्ट के बावजूद कि इंडियन वुमेन जो है वो करंट में चैंपियन है, फिर भी हमारा जो देश है वो बोस्ट ऑफ नहीं कर सकता है कि हमारी ग्रेट डेप्थ है वुमेन्स के चेस में. फिर भी नहीं कर सकते हैं. ऐसा क्या है, ये आगे बताया गया होगा. वाइल देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ टैलेंट अमंग बॉयज, एक तरफ जहां पे लड़कों के बीच में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, देयर इज नो शॉर्टेज, द स्टोरी इज डिफरेंट फॉर गर्ल्स, लेकिन गर्ल्स के लिए ये जो कहानी है ये एकदम अलग है. इन द केस ऑफ द फॉर्मर, फॉर्मर यानी कि बॉयज के केस में, जेनरस कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप हैज ऑल्सो प्लेड अ रोल. ये जो जेनरस कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप है ना, इसका भी एक रोल रहा है. द वेस्ट ब्रिज आनंद चेस एकेडमी, ये जो वेस्ट ब्रिज आनंद चेस एकेडमी है, इंश्योर्ड, इन्होंने इंश्योर किया दैट मनी वॉज नो डैश फॉर गुकेश चैलेंज, कि मनी जो है गुकेश के चैलेंज के लिए एक बेसिकली बाधा नहीं बनेगी. क्या ये कंप्लाइंट, कंप्लाई करने से तो कोई संबंध ही नहीं है. कांस्टेंट का मतलब ही नहीं है. रिस्ट्रेंट और कॉन्स्ट्रेंट दो चीजें आपकी. रिस्ट्रेंट का मतलब है जो संयम होता है ना हमारा वो, और कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है बाधा. तो हमें संयम की बात नहीं कर रहे हैं हम. नो कॉन्स्टेंट, ये कोई कॉन्स्टेंट नहीं बनेगा गुकेश के चैलेंज के लिए. गुकेश ने भी रिसेंटली जीता था ना काफी कुछ. टू इंश्योर दैट, यानी कि जो बॉयज हैं उनके लिए तो हैं चीजें, लेकिन गर्ल्स के लिए नहीं, ऐसा पैसेज में कहा गया है. टू इंश्योर दैट, हमें ये इंश्योर करने के लिए कि महिलाओं का जो चेस है इट्स मोमेंटम, वो बेसिकली गेन करे इसका मोमेंटम. द फेडरेशन, ये जो फेडरेशन है, शुड फोकस ऑन ट्रेनिंग गर्ल्स, उनको फोकस करना चाहिए कि गर्ल्स को ट्रेन किया जाए और ऑर्गेनाइज किए जाए और टूर्नामेंट. तो बेसिकली यहाँ पे गेन वाला वर्ड आना चाहिए, गेन तो नहीं है. डिमिनिसेस तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, सबसाइड नेगेटिव हो जाएगा, रिफ्रेन नेगेटिव हो जाएगा, एक ही बच्चा सस्टेन. सस्टेन करना, गेन करना, ये बेसिकली पॉजिटिव वर्ड्स की हमें जरूरत थी यहाँ पे. देखो आगे, क्लोज टेस्ट इजी में कहूँगा, ठीक है. एक बार लास्ट में थोड़ा सा वो भी देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो छोड़े जाने चाहिए. इंग्लिश में तो कोई नहीं छोड़ना चाहिए, 25 के 25 करना चाहिए, क्योंकि टाइम यहाँ पे बाधा आपके लिए नहीं बनेगी. देखो, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड. आइडियोसिनक्रेसी, जो एकदम विचित्र सा वो होता है ना बिहेवियर, इसमें आइडियोसिनक्रेसी में ना SY आता है ना. तो आइडियो, IDIOSYNCRASY. रेफ्रिजरेटर में ध्यान रखना है REFRID नहीं आता इसमें, ठीक है, FRIGERATOR. ये फेरो, बेसिकली फेरो होता है वो जो मिस्र के राजा हुआ करते थे ना पुराने टाइम पे, जिनका ममीफिकेशन किया जाता था, उसको फेरो बोलते हैं. तो स्पेलिंग करेक्ट लग रही है, ठीक है. एक बार लास्ट वाला और देख लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी स्पेलिंग्स हैं इनमें आपको डाउट रहेगा हमेशा, ठीक है. लास्ट वाला दिस सही है. इन फ्रेंचाइजमेंट, चाइज में CHISE,
ई की कमी है यहाँ पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आप कहोगे 3 स्पेलिंग में एरर, एक ही करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो अगला, disillusioned by the boardroom's betrayal the CFO had to trudge through, अब बेसिकली सिनोनिम पूछा, trudge through the litigious aftermath alone, अकेले उसको उससे निकलना पड़ा, अकेले उस बाधा से उसको गुजरना पड़ा। सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ब है, अगर वर्ब है तो लीथल तो नहीं आ सकता, लीथल बेसिकली घातक होता है, उसको घातक नहीं होना पड़ा, उसको निकलना पड़ा, चलना पड़ा। एक है ये लंबर, लंबर आप जानते हैं, लंबर एक जब नाउन होता है ना, तो जो लकड़ी फर्नीचर के जो टुकड़े होते हैं ना, उसको लंबर बोलते हैं अपन। और मैं इसको याद भी करवाता हूँ कि जब आपके ऊपर लकड़ी लाद दी जाए तो आप धीरे धीरे चलोगे ना, वॉक स्लोली, तो लंबर का मतलब होता है वॉक स्लोली, जब ये वर्ब होता है। टिम्बर और लंबर सिनोनिम होते हैं नाउन के फॉर्म में, तो लंबर आपका बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी वही है ना, लंबर थ्रू द लिटिजियस आफ्टरमैथ, यानी कि जो बहुत मुश्किल समय था उसमें से उसको अकेले निकलना पड़ा धीरे धीरे। ठीक है, फैलन, आपने एक वर्ड सुना होगा ना, फैलनी, फैलनी का मतलब होता है अपराध, तो फैलन का मतलब होता है अपराधी, तो ये भी नहीं बनेगा। ग्राइप भी बेसिकली आपका क्या होता है, एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट, तो कंप्लेंट का भी सेंस नहीं है यहाँ पे, एक ही वर्ड वर्ब थी, वो थी लंबर, यही करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है भाई, आगे इंस्यूइंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका एंटोनिम पूछा। इंस्यू करने का मतलब होता है जो बाद वाला है, तो अले अले करने का मतलब तो होता है ना, अले अले मेला बाबू, चुप कराना किसी को, है ना। फ्रूगल बेसिकली कम खर्च करने वाला, ल्यूशिड जो क्लियर होता है, तो फॉर्मर पहले वाला, इंस्यूइंग बाद वाला, फॉर्मर पहले वाला। देखो आगे, आइवरी टार्स, ये बेसिकली क्या होते हैं, जो अनरियल वर्ड होता है, जो डिसइल्यूजन जब हम हो जाते हैं, जब हम बेसिकली दुनिया से अलग होकर कुछ और ही सोच रहे होते हैं, सो डिटैचमेंट एंड सेक्लूजन। ठीक है, ये बेसिकली हो जाता है आपका आइवरी टार्स। ठीक है, इवेंचुअली नहीं बनेगा, टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम नहीं बनेगा, रिमेन काम नहीं बनेगा, डिटैचमेंट और सेक्लूजन वाला ही बनेगा, और कोई नहीं बन सकता। देखो आगे, फोनी, फोनी का मतलब क्या होता है, फर्जी, फोनी। ठीक है, फोनी को आप ऐसे याद रख सकते हैं, फोन बेसिकली आवाज़ को दिखाता है, बस जिसकी आवाज़ आवाज़ है, वो आपने सुना है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, तो फोनी का मतलब है जो नकली है, जो सिर्फ गरजता गरजता है, बरसता नहीं है। ठीक है, तो फोनी मतलब नकली, इसका सिनोनिम पूछा है। टीनी, टीनी बेसिकली जो टाइनी होता है ना, वही होता है। बोगस का मतलब होता है नकली। ठीक है, बोगस नकली। प्लेथरा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा। लेक्स क्या होता है, लेक्स होता है जो थोड़ा सा कैरेक्टरहीन हो जाता है। ठीक है, जैसे लक्स साबुन होता है, लक्स साबुन आपके हाथ से कभी भी फिसल जाता है, तो लेक्स भी एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी फिसल जाता है, कुछ देखा और फिसल गया। ठीक है, तो लेक्स भी नहीं बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, बोगस इज द करेक्ट सिनोनिम। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे वर्ड आपका, तो एंटोनिम पूछा है स्टाउट का। स्टाउट बिलीफ, स्टाउट मतलब स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वैसे अगर आपको स्टाउट का मीनिंग ना पता हो, तो इवन आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग सी मेंटेन्ड अ स्टाउट बिलीफ, ऑब्वियस सी बात है, स्टाउट बिलीफ यानी स्ट्रॉन्ग बिलीफ उसने मेंटेन करी, सब कुछ चला गया फिर भी, फिर भी। तो बेसिकली स्टाउट का मतलब, नम का मतलब होता है जो फीलिंग लेस हो जाता है ना, इमोशन लेस हो जाता है, तो ये तो नहीं बनेगा स्टाउट का। क्या पूछा, एंटोनिम स्ट्रॉन्ग, वैसे पॉसिबल है लेकिन अपन इसको साइड रखते हैं। जेनी का मतलब होता है फनी, जो बहुत ज़्यादा फनी होता है, विचित्र, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। फ्लिम्जी का मतलब होता है कमजोर। अब देखो, स्टाउट स्ट्रॉन्ग, फ्लिम्जी कमजोर। जैसे फिल्म होती है ना, कैसेट, सीडी, सीडी होती है जो सीडी की कैसेट, उसमें फिल्म देखते थे ना, तो वो बहुत कमजोर होती है ना, तो फ्लिम्जी का मतलब ये होता है कमजोर। टार्डी का स्ट्रॉन्ग होता है, ये सिनोनिम बन सकता था, ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर सी नहीं होता तो अपन ए पे जा सकते थे, अदरवाइज नहीं। अ मैन हु वांट्स टू मैरी अ पर्टिकुलर वुमेन, देखो, वेंडल जो डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, नहीं। डर्ज बेसिकली जो शोक गीत होता है, नहीं। विकार बेसिकली इट इज रिलेटेड टू चर्च, चर्च में जो होते हैं ना लोग, उनसे रिलेटेड होता है। शूटर, अब देखो जो किसी को शूट कर रहा हो वही तो शादी करना चाहेगा, जो किसी को शूट करेगा, ये करेक्ट आंसर है। अल्फाबेट सूप तो जानते ही होंगे, ईडियम, जब सब कुछ मतलब सारे वर्ड्स को ना मिक्स कर दो, कुछ समझ ना आए, इनकॉम्प्रिहेंसिबल जब चीज़ें, इनकॉम्प्रिहेंसिबल जब चीज़ें हो जाएं, तो ट्रबलसम सिचुएशन, नहीं। आउट ऑफ डेंजर, नहीं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल और कंफ्यूजिंग मिक्स, ये करेक्ट आंसर, अल्फाबेट सूप। फियर ऑफ पेन, दर्द से डर। अब देखो, फियर को दिखाने के लिए तो फोबिया आता है, एक ही ऑप्शन में फोबिया है, बाकी किसी में ही नहीं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिटाडेल, महल को बोलते हैं। ट्यूटलेज बेसिकली ये होता है अ, जो संरक्षण होता है ना किसी का, किसी के संरक्षण में कोई होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये सेफोलॉजी बेसिकली वो जो इलेक्शन की विज्ञान है ना, एक तरीके से उसको सेफोलॉजी बोलते हैं अपन। अब जी के जी एस, देखो भाई, जी के जी एस, देखो मैथ्स में जैसे मैंने अपनी अप्रोचेज आपको बताई कि मैं किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता, क्या आपको लगा मैंने कहीं फार्मूला लगाए, नहीं, कोई फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती मैथ्स में। रीजनिंग में मैंने अपनी अप्रोचेज बताई, इंग्लिश में मैंने अपनी अप्रोचेज बताई, जीएस में मेरी और आपके अप्रोच में कोई फ़र्क ही नहीं है, आपको भी तुक्का मारना है, मेरे को भी तुक्का मारना है। तो आई डोंट थिंक कि इसको डिस्कस करके आपको भी कुछ लाभ मिलेगा और मुझे भी कुछ लाभ मिलेगा। फिर अगर एक दो क्वेश्चन है तुक्का मारना हो,
जैसे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए उपराष्ट्रपति कहाँ पे आता है। जो 5th चैप्टर है उसमें आता है। 63 से लेके 71 तक इसके आर्टिकल होते हैं। तो जो 63 से 71 के बीच का होगा वही आंसर होगा। अच्छा, सारे ही 63 से 71 के बीच के दे रखे हैं। अब मेरे जैसा आदमी यही फेल हो जाएगा कि इतना ही पता था कि 63 से 71 के बीच का है, सारे ऑप्शन वही मिल जाएं। वैसे 63 में ये बताया गया है कि एक मतलब उपराष्ट्रपति होगा। 64 में कहा गया है कि वो एक्स ऑफिशियो होगा राज्यसभा का। 65 में कहा गया है कि अगर हमारे राष्ट्रपति नहीं है तो वो उनकी जगह पर काम करेगा। 66 में इलेक्शन बताया गया है। 67 में कि कितने टाइम तक सीट वीट खाली रह सकती है। 68, 69 आई गेस 69 में है ना शपथ। कौन सा अनुच्छेद उनकी शपथ के लिए, एफर्मेशन के लिए है ना। तो बेसिकली एक में उनका 66 में आई गेस उनका टेन्योर बताया गया है। नहीं, 67 में उनका टेन्योर है कि 5 साल का होगा। और 68 69 में मतलब भूल जाऊंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है। हालांकि जहाँ तक मेरे को याद है शपथ जो है वो 69 में होगी। तो अब मैं ऐसे ही तुक्के मारूं और आप भी ऐसे ही तुक्के मारो, उससे बेहतर है कि इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जो अगला मौका है उसमें भी मैं सारे सब्जेक्ट को आपको बताऊं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि सारे सब्जेक्ट अगली बार कराने हैं, या आप एक ही दिन में मेरे से हाथ जोड़ेंगे कि बस करो, माफ़ करो, हम अब नहीं झेल पाएंगे आपको, ठीक है। मेरा प्रयास यही था कि एक अप्रोच ऐसी निकाली जाए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं कैसे करता मॉक टेस्ट को, ये मैंने समझाने का प्रयास किया है। उसके अलावा मेरा और कोई प्रयास इसमें नहीं रहा है, ठीक है। ना मुझे मैथ्स पढ़ाना है भाई, बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेजी का बैच आता है, अंग्रेजी का बैच आप टॉपर्स विजडम पे जाके ले सकते हो। मैथ्स का कोई बैच ना आता है ना आएगा मेरा मतलब, ठीक है। बाकी टॉपर्स पास ले सकते हैं 999 रुपये में। टॉपर्स पास के अंदर लाइव बैच फ्री मिलता है, प्रैक्टिस बैच फ्री मिलता है, टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है, रीडिंग सेक्शन फ्री मिलता है, प्रैक्टिस मतलब इसके अलावा जितनी ई बुक्स वगैरह हैं वो सारी फ्री मिलती हैं। जो लाइव बैच है उसकी वैलिडिटी 2 साल के साथ है टॉपर्स पास में, बाकी सब चीज़ें 1 साल के लिए फ्री हैं, ठीक है। तो टॉपर्स पास ले सकते हैं। बाकी मेरे भाई बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इस वाले को भी और हमारा जो दूसरा चैनल है उसको भी। आज के लिए अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।